एक ऐसा बैटलफील्ड जहां हर सांस मौत के करीब ले जाती है। एक इंसान जो ताकत में कमजोर होते हुए भी देवताओं और डार्क एल्व्स के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। काले पंख, शैडो बियर का खौफनाक रूप, डेमन किंग का डोमेन और जहरीला इल्यूजन, जहां दुश्मन अपनी ही यादों में तड़पकर टूट जाता है। जैसे ही लगता है सब खत्म हो गया, तभी आसमान फटता है। तलवार की एक चमक और एक नए किंग का जन्म जो पूरे युद्ध का पासा पलट देता है। खून, जहर, डर और पागलपन से भरा ये सफर बताएगा कि कैसे एक कमजोर समझा गया इंसान टियर 6 राक्षस को मौत के घाट उतार देता है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये सर्वाइवल है, बदला है और उस डर की कहानी है जिसे देखकर दुश्मन भी कांप उठे। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं, तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 181 हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स की घेराबंदी। योर हाइनेस प्रिंसेस। अचानक उसके दिमाग में एक अनजानी आवाज गूंजी और एल्फ प्रिंसेस की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। कौन? योर हाइनेस, मैं किंतियान हूँ। एल्फ प्रिंसेस थोड़ा शॉक्ड हुई। किंतियान? इसी पल उसे एक अजीब बात समझ आई। जो भाषा उसके दिमाग में गूंज रही थी वो ह्यूमन एम्पायर की भाषा थी, फिर भी वो उसे साफ समझ पा रही थी। यही स्पिरिचुअल लिंक की खासियत थी। जब दो अलग भाषाएं होती हैं, तब भी सिर्फ इंटेंशन से सामने वाला बात समझ सकता है, वरना किंतियान जैसे इंसान कीड़े की रेस या दूसरे स्पिरिट बीस्ट्स को कैसे कमांड कर पाते? योर हाइनेस, एक सिचुएशन है जो मुझे आपको बतानी है। किंतियान ने हुओ लियानशान और जी लियांग के बीच हुई पूरी बातचीत एल्फ प्रिंसेस को बिना कोई मसाला लगाए बता दी और फैसला पूरी तरह उसी पर छोड़ दिया। एल्फ प्रिंसेस को किंतियान पर पूरा भरोसा था। आखिर उसने विनोया को बचाया था और वो सारांदिर का सबसे अहम दोस्त था। ठीक है, मुझे समझ आ गया। थैंक यू, एल्फ प्रिंसेस ने जवाब दिया। उसकी क्रिस्टल जैसी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। जो भी इनहेरिटेंस सेरेमनी को बिगाड़ने की हिम्मत करेगा, उसे सिल्वर मून रॉयल फैमिली का गुस्सा झेलना पड़ेगा। जल्द ही एल्फ प्रिंसेस ने ऑर्डर जारी कर दिया। हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स को चारों तरफ से घेर लिया जाए। हुओ लियानशान और जी लियांग को अगर मुमकिन हो तो जिंदा पकड़ा जाए, बाकी किसी को जिंदा न छोड़ा जाए। कीनिंग। जायंट ईगल्स पर सवार एल्फ गार्ड्स 2 टियर 6 एल्फ जनरल्स की अगुवाई में इस मिशन को अंजाम देने निकल पड़े। कुछ देर बाद बॉस ने फिर नया ऑर्डर दिया है। फेंग मोचुआन के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। हमें हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स को पूरी तरह तबाह करने की परमिशन मिल गई है। हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स ने उसे लगभग मार ही दिया था और उसके कई पुराने भाई उसी वजह से मरे थे। वो इन दिनों बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। ओल्ड मो, जल्दी मत कर, ली ची ने शांत आवाज में कहा। हुओ लियानशान टियर 6 एक्सपर्ट है, सिर्फ हम दोनों से उसे मारना नामुमकिन है। पहले उसके अधीन लोगों को खत्म करते हैं, उसके पंख काटते हैं। हुओ लियानशान के लिए हमें कोई ज्यादा भरोसेमंद तरीका सोचना पड़ेगा। लीची एक असैसिन था और उसका काम करने का तरीका भी किंतियान जैसा ही था। जब तक 100% भरोसा न हो वो हाथ नहीं डालता था। फेंग मोचुआन भी बेवकूफ नहीं था, उसने लीची की बात मान ली। ठीक है, पहले हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स के लोगों से शुरू करते हैं। हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स ऊपर से नीचे तक घमंडी और दबंग थे। हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स उनसे पहले ही बहुत कुछ झेल चुके थे। अब मौका मिला था तो बदला लेना तय था। हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स ने मूव करना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले ही फेंग मोचुआन ने लोगों को लगा दिया था जो हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स की हर मूवमेंट और लोकेशन पर नजर रख रहे थे। लीची और फेंग मोचुआन अलग अलग टीम लीड करते हुए बाहर बिखरे हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स के लोगों को घेरने लगे। दोनों के पास नाइट डेमन ब्लड लाइन थी जो उन्हें स्टेल्थ और असैसिनेशन में बेहद खतरनाक बनाती थी। उनकी लीडरशिप में हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स के लोग तेजी से कम होते चले गए। किसी को SOS भेजने तक का मौका नहीं मिला और मान लो कोई सिग्नल भेज भी देता तब भी कोई मदद के लिए नहीं आता, क्योंकि इसी वक्त हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स पर उससे भी बड़ी आफत टूट पड़ी थी। एक पूरी तरह तबाही। कीनिंग। आसमान में जायंट ईगल मंडरा रहे थे। उनके फैले पंखों की परछाई जमीन पर छा गई। हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स के बेस में मौजूद लोग कंफ्यूज्ड होकर ऊपर देखने लगे। इतनी बड़ी संख्या में एल्फ गार्ड्स यहाँ क्यों आए थे? क्या लीडर से कोई बात करनी थी? हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स के सभी लोग तुरंत अपने हथियार नीचे रख दो।
एक एल्फ एक्सपर्ट की सख्त आवाज जंगल में गूंज उठी। मर्सनरी लोगों के चेहरे बदल गए। हथियार नीचे रखो। एल्फ्स का इरादा क्या था? कोई जवाब न मिलने पर एल्फ एक्सपर्ट ने ठंडी हंसी के साथ हाथ उठाया। एरोस रिलीज करो। ट्वैंग ट्वैंग। धनुषों की डोर कांपी और तीरों की बारिश होने लगी। हर तीर सीधे मर्सनरी लोगों के शरीर में जा धंसा। हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि एल्फ्स इतने बेरहम होंगे। वो खुद को इंसानों की टॉप फोर्स समझते थे। क्या एल्फ्स को डर नहीं था कि बाकी इंसान एल्फ स्टार छोड़ देंगे? अंधेरे में रखे गए मर्सनरी ये नहीं जानते थे कि उनका लीडर खुद उन्हें नर्क में घसीट लाया है। धमाके, मांस फटने की आवाजें और चीखें हर तरफ गूंजने लगी। एल्फ एक्सपर्ट की नजर सीधे उस एक टेंट पर पड़ी। उसने तीर चढ़ाया। तीर की नोक पर गोल्डन लाइट चमकी और अगले ही पल तीर टेंट के ऊपर जा धंसा। धमाका, पूरा टेंट उड़ा गया। उसे थामे हुए लकड़ी के खंभे टूटकर जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त टेंट के अंदर से 2 फिगर बाहर निकले और उल्टी दिशाओं में भागने लगे। मैं इसको पकड़ता हूँ, तुम उसे। दोनों टियर 6 एक्सपर्ट्स तुरंत अलग अलग दिशाओं में पीछा करने लगे। डैम इट, हम एक्सपोज कब हो गए? जी लियांग पूरी ताकत से भागते हुए बुदबुदाया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। एल्फ्स का इतना तेज और क्रूर एक्शन साफ बता रहा था कि उन्हें उसके और वो लियांशान के प्लान का पता चल चुका था। वो कितना भी सोचे, उसे समझ नहीं आया कि गलती कहाँ हुई। क्या एल्फ्स ने उनके आसपास बग्स लगा रखे थे? ये बग्स मशीन नहीं, बल्कि हर जगह मौजूद पक्षी या कीड़े हो सकते थे। हुश! पीछे से तेज आवाज आई। जी लियांग की गर्दन के पीछे ठंडा एहसास हुआ और वो तुरंत साइड में कूद गया। धमाका, तीर जमीन में मिसाइल की तरह धंसा और गहरा गड्ढा बन गया। लुढ़कते हुए जी लियांग बिना रुके उठकर फिर भागने लगा। तभी जमीन पर पड़ी मामूली सी बेलें अचानक पागलों की तरह बढ़ने लगी और उसके पैरों में लिपट गई। उसने जोर लगाया और बेलें तोड़ दी, लेकिन एक पल की देरी हो गई। धड़ाम! एक तीर जी लियांग के बाएं कंधे पर लगा और पल भर में उसका हाथ और आधा कंधा उड़ गया। खून और हड्डियों के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। आहा! जी लियांग जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। एल्फ एक्सपर्ट धीरे से नीचे उतरा और कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ा। जी लियांग टियर 5 जरूर था, लेकिन टियर 6 के सामने वो एक मामूली शिकार से ज्यादा कुछ नहीं था। बेलें फिर से तेजी से बढ़ी और जी लियांग को पूरी तरह जकड़ लिया। जैसे ही एल्फ एक्सपर्ट उसे पकड़कर पूछताछ करने वाला था, उसे महसूस हुआ कि जी लियांग की लाइफ फोर्स तेजी से खत्म हो रही है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी सारी जान खत्म हो गई। इतना डिसाइसिव सुसाइड, पक्का कुछ गड़बड़ है। एल्फ एक्सपर्ट ने आंखें सिकोड़ ली और दूसरी दिशा की तरफ मुड़ गया। वहीं दूसरी तरफ सरसर सरसर एल्फ एक्सपर्ट लगातार सामने भागते फिगर का पीछा कर रहा था। तीरों की बारिश हो रही थी, लेकिन वो हर बार बच निकल रहा था। एक खास इलाके में पहुंचते ही जैसे ही एल्फ एक्सपर्ट ने फिर से तीर छोड़ने की तैयारी की, उसका टारगेट अचानक गायब हो गया। क्या? एल्फ एक्सपर्ट ने स्पिरिचुअल पावर फैलाकर काफी देर तक सर्च किया, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। भौहें सिकोड़ते हुए उसने तुरंत एल्फ प्रिंसेस को रिपोर्ट भेजी। किंतियान सही था। हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स में सच में कुछ गड़बड़ है। एल्फ प्रिंसेस का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसे नहीं पता था कि हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स क्या करना चाहता है, लेकिन इनहेरिटेंस सेरेमनी के लिए उसे हर हाल में पूरी तैयारी करनी थी। ये सोचते हुए एल्फ प्रिंसेस ने अपनी कलाई पर मौजूद स्मार्ट डिवाइस को देखा। थोड़ा हिचकिचाई, फिर एक नंबर डायल कर दिया। अगली सुबह एपिसोड 182 डेसोलेट बैटल बॉडी ऑरेंज। हुओ लियांशान गायब हो गया। लीची का मैसेज देखने के बाद किंतियान की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स में अगर कोई सच में काबिल इंसान था तो वो सिर्फ टियर 6 एक्सपर्ट हुओ लियांशान ही था। उसके गायब हो जाने से इस पूरे कैप्चर मिशन की अहमियत काफी कम हो गई थी। तुम और ओल्ड मो जाकर उसे ट्रैक करने में मदद करो। अगर सच में पॉसिबल ना हो तो मेरा वेट करना। किंतियान ने इंस्ट्रक्शन दी। लीची और फेंग मोचवान के पास नाइट डेमन ब्लड लाइन थी, जो लोगों को ढूंढने में काफी काम आती थी। उसे उम्मीद थी कि वो एल्फ्स को कुछ क्लू दे पाएंगे। फिर भी इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी खुद को और मजबूत करना। इविल गॉड का कर्स हट चुका था और उसने एक बेहद पावरफुल पर्पल टैलेंट भी अवेकन कर लिया था, फियर आई। कहा जाए तो इस एल्फ जर्नी का मकसद पूरी तरह अचीव हो चुका था। अब उसे एक और काम करना था, बारबेरिक डोमिनेटर बॉडी का इवोल्यूशन पूरा करना। पहले ही उसने बारबेरिक डोमिनेटर बॉडी के लिए 16 लाख से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स जमा कर रखे थे। ऊपर से 10,000 बीस्ट्स सेलेस्टियल पावर फ्रूट के बफ के कारण ये बॉडी और आगे बढ़ चुकी थी और पर्पल टैलेंट की लिमिट तक पहुंच गई थी। अब बस कुछ 10,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स और चाहिए थे ताकि ये सीधे ऑरेंज में इवॉल्व हो जाए। सिस्टम पैनल पर नजर डालते हुए किंतियान ने ब्लू लाइट स्फीयर्स में से वायलेंट ऐप बॉडी और ब्लड थर्स्टी फ्रेंजी को चुना, जो बारबेरिक डोमिनेटर बॉडी के साथ कंपैटिबल थे। बारबेरिक डोमिनेटर बॉडी को मेन रखते हुए वायलेंट ऐप बॉडी और ब्लड थर्स्टी फ्रेंजी तेजी से पास आने लगे। कुछ ही पलों में तीनों लाइट स्फीयर्स के किनारे आपस में छू गए
और सिस्टम पैनल पर एक नोटिफिकेशन उभरा। क्या आप बार्बरिक डोमिनेटर बॉडी, वायलेंट ऐप बॉडी और ब्लडथर्स्टी फ्रेंजी को फ्यूज करना चाहते हैं? सिस्टम रिमाइंड करता है कि टैलेंट फ्यूजन में अनसर्टेनिटी होती है। एक बार फ्यूज होने के बाद इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। कंफर्म। किंतियान के जवाब देते ही तीनों टैलेंट्स फ्यूजन प्रोसेस को तेज करने लगे। पहले भी ये सब झेल चुका था, इसलिए किंतियान ने रिजल्ट का वेट नहीं किया। उसने सीधे 5 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स इन्वेस्ट कर दिए। तीनों लाइट स्फीयर्स तेजी से मर्ज होने लगे और उनके जॉइंट पर हल्की ऑरेंज रोशनी चमक उठी। कुछ देर बाद नाम डेसोलेट बैटल बॉडी ऑरेंज। टाइप कंपाउंड टैलेंट। इंट्रोडक्शन तुम्हारा शरीर लगभग अविनाशी हो चुका है। डिवाइन वेपन्स के हमलों को भी झेल सकता है, जैसे नेचुरली आर्मर पहना हो। लाइफ पावर लगातार उफान पर रहती है। हर सांस के साथ आसमान और धरती की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। छोटे जख्म पल भर में भर जाते हैं और बड़े घाव भी थोड़े समय में काफी हद तक रिकवर हो जाते हैं। पांचों इंद्रियां एक्सट्रीम लेवल तक बूस्ट हो चुकी हैं। आंखें धुंध के आर पार देख सकती हैं, कान बेहद हल्की आवाज भी पकड़ लेते हैं, नाक 1000 मील दूर से खून की गंध सूंघ सकती है। आसपास के माहौल में होने वाला हर छोटा बदलाव भी साफ महसूस होता है। छुपी हुई किलिंग इंटेंट हो या शिकार के निशान, कुछ भी छुप नहीं सकता। इसके अलावा तुम्हारे पास ये एबिलिटीज हैं। इमॉर्टल तुम्हारी स्किन के नीचे डेसोलेट बैटल पैटर्न छुपा हुआ है, जो बेहद जबरदस्त डिफेंस देता है। फिजिकल और मैजिक डैमेज को जबरन 40% तक कम कर देता है। जब लाइफ वैल्यू 15% से नीचे गिरती है और तुम नियर डेथ स्टेट में जाते हो, तब तुरंत 50% ब्लड रिकवर हो जाता है। ये इफेक्ट एक तय समय में 3 बार तक एक्टिव हो सकता है। ओवरलॉर्ड बॉडी हर तरह के नेगेटिव स्टेट्स के खिलाफ तुम्हारी रेसिस्टेंस बेहद ज्यादा है। जैसे ही कोई नेगेटिव इफेक्ट शरीर में घुसने की कोशिश करता है, डेसोलेट पावर अपने आप काम करने लगती है और इविल फोर्स को हटा देती है। सभी नेगेटिव स्टेट्स 90% तक कम हो जाते हैं। ओवरलॉर्ड बॉडी को एक्टिव करने पर सारे नेगेटिव स्टेट्स तुरंत क्लियर हो जाते हैं और सभी एट्रीब्यूट्स 300% तक बढ़ जाते हैं। ब्लड फ्यूरी जितनी कम तुम्हारी लाइफ वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा तुम्हारी अटैक पावर बढ़ेगी। मैक्सिमम बूस्ट 200% तक जा सकता है। जब तुम दुश्मन को ब्लीडिंग डैमेज देते हो तो उसका ब्लड ची अब्सॉर्ब करके खुद को हील कर सकते हो और सामने वाले पर ब्लड फ्यूरी स्टेट लगा देते हो। हर ब्लीडिंग अटैक दुश्मन की मैक्स लाइफ का 5% ट्रू डैमेज देता है। ये 5 लेयर्स तक स्टैक हो सकता है। डेसोलेट बैटल बॉडी पूरी तरह अवेकन होते ही किंतियान की ची और ब्लड आसमान तक धुआं बनकर उठने लगी। लाल रंग की लहरें, जिनमें ब्रॉन्ज पैटर्न झलक रहे थे, हवा में इकट्ठा होकर एक भव्य और दबदबे भरा इंसानी साया बनाने लगी। हर दिशा में प्रेशर फैल गया। सिल्वर मून लेक में पानी के बवंडर उठ खड़े हुए। आसपास की घास और पेड़ अदृश्य ताकत के आगे झुकने लगे। उसकी हड्डियां गरजते हुए चटकने लगी। हर आवाज के साथ मांस और शरीर दोबारा ढल रहा था। उसका शरीर 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। कंधे हाथी जैसे चौड़े और पीठ पहाड़ की चट्टानों जैसी मजबूत दिखने लगी। पहने हुए कपड़े इंच दर इंच फटते चले गए और हवा में टुकड़ों की तरह उड़ने लगे। उसके शरीर पर प्राचीन ब्रॉन्ज स्केल्स उभर आए। ये स्किन का म्यूटेशन नहीं थे, बल्कि ची और ब्लड के एक्सट्रीम कंडेंस होने से बनी एक डिफेंस लेयर थी, जो मेटल जैसी चमक बिखेर रही थी। उंगलियों से छूते ही टकराते मेटल जैसी आवाज गूंजती थी। बाहों की मसल्स ड्रैगन की तरह लिपटी हुई थीं। पैर जमीन में धंसे हुए थे। जैसे ही उसने घुटने मोड़े, धरती जाल की तरह दरक गई और दरारें दर्जनों फीट नीचे तक चली गईं। गर्दन पर नसें पुरानी बेलों की तरह उभर आईं। कनपटियों की धड़कन के साथ उसकी आंखें पूरी तरह क्रिम्सन गोल्ड वर्टिकल पुपिल्स में बदल गईं। उनमें प्राचीन हिंसक बीस्ट्स की बेरहमी और घमंड साफ झलक रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पोस्ट से निकलती ब्लड ची हवा में लाल धुंध बन गई। जहां भी वो धुंध पहुंची, वहां की घास पल भर में जल गई और जमीन से सकते हुए गहरे गड्ढों में बदल गई। इस वक्त किंतियान ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन उजाड़ से निकली कोई वार मशीन हो। हर सांस के साथ तूफान जैसी सीटी बज रही थी। दिल की धड़कन युद्ध के ड्रम जैसी गूंज रही थी। दर्जनों किलोमीटर तक के सभी जीव अपने आप जमीन पर झुक गए, कांपते हुए। कितनी डरावनी ची और ब्लड पावर है। एल्फ प्रिंसेस ने तुरंत सिर घुमाया। उसकी खूबसूरत आंखें शौक से भर गईं। सिल्वर मून लेक, वहां किंतियान है। क्या वो स्नाइपर नहीं है? फिर उसके पास इतनी खतरनाक फिजिकल टैलेंट कैसे हो सकती है? कुछ देर बाद धुंध के अंदर ओल्ड एल्फ किंग ने एलन के माथे पर हाथ रखा और धुंध के पार उस ची और ब्लड के धुएं के स्तंभ को देखते हुए कांपती आवाज में बुदबुदाया, इतना जबरदस्त शरीर। सारांदिर, लगता है तुमने सच में किसी बेहद खतरनाक दोस्त से दोस्ती कर ली है। वहीं दूसरी तरफ, वो क्या है? सिल्वर मून लेक। वो सिल्वर मून लेक की दिशा से है। जैसे ही होली लैंड की तरफ से ची और ब्लड का धुआं उठा, रॉयल गार्ड्स अलर्ट हो गए और तुरंत सिल्वर मून लेक की तरफ दौड़ पड़े। उसी पल एल्फ प्रिंसेस की ठंडी और सख्त आवाज सभी गार्ड्स के कानों में गूंजी।
घबराने की जरूरत नहीं, वो सारांदिर का दोस्त है। डेल्थ गॉड स्नाइपर प्रैक्टिस कर रहा है। क्या? ये सुनते ही सारे एल्फ गार्ड्स अंदर तक हिल गए। डेथ गॉड स्नाइपर, क्या वो ह्यूमन आर्चर नहीं है? फिर ऐसा खौफनाक ची और ब्लड फिनोमेनन कैसे पैदा कर सकता है? ये ची और ब्लड पावर तो टियर 6 एल्फ एक्सपर्ट से भी कहीं ज्यादा है। तो फिर स्टैंड डाउन। यस, एल्फ प्रिंसेस के ऑर्डर पर गार्ड्स तुरंत वापस अपनी पोस्ट पर लौट गए, ट्री गॉड, एलन और ओल्ड एल्फ किंग की प्रोटेक्शन में। लेकिन पोस्ट पर लौटने के बाद भी उनकी नजरें बार बार दूर उठते उस ची और ब्लड के स्तंभ की तरफ चली जाती थीं। दिल में सिर्फ एक ही एहसास था, डर और हैरानी। क्या यही है ह्यूमन वर्ल्ड का जीनियस? डेथ गॉड के बराबर स्नाइपर और साथ में इतना खतरनाक शरीर, वाकई बहुत डरावना। अच्छा हुआ वो प्रिंस का दोस्त है और हमारी एल्फ रेस का भी दोस्त, वरना सच में चैन से सोना और खाना दोनों मुश्किल हो जाता। एपिसोड 183, ब्लैक स्टैच्यू सिनिस्टर डोर। गरम, बहुत ज्यादा गरम। डेसोलेट बैटल बॉडी के अवेकन होते ही किंतियान का शरीर ची और ब्लड की भट्टी बन चुका था। उससे डरावनी हीट वेव्स बाहर निकल रही थी। ब्लड लाइन पावर उसके अंदर मैग्मा की तरह बह रही थी। उसकी स्किन लाल होकर झुलस रही थी, भाप निकल रही थी। सिल्वर मून लेक की तरफ देखते हुए उसने बिना हिचक छलांग लगा दी। छपाक, ठंडा लेक वाटर जैसे ही जलती हुई स्किन से टकराया, पल भर में उबलते पानी की तरह सफेद भाप बनकर ऊपर उठ गया। लेक के नीचे काई से ढके पत्थरों पर गहरी नीली रोशनी फूट पड़ी। पूरा लेक वाटर उसके पोर्स के जरिए उसके ब्लड लाइन में घुसने लगा। ये था हेवन एंड अर्थ स्पिरिट लिक्विड, जिसमें मून सोल एसेंस मिला हुआ था। ये अंदर भड़के मैग्मा को पागलों की तरह ठंडा करने लगा। प्योर एनर्जी उसके शरीर में एब्जॉर्ब होती गई और दांतियान में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मर्ज हो गई। कर्स की रोक हटते ही नाइट डेमन और डेसोलेट बैटल बॉडी ने आखिरकार गोल्डन ब्लड लाइन की असली चमक दिखा दी। इससे सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी जबरदस्त फीडबैक मिला। एनर्जी लहरों की तरह उमड़ पड़ी और पूरे शरीर में भरने लगी। सिल्वर मून लेक के अंदर एक विशाल भंवर बन गया। भंवर के बीचों बीच लेक के तल पर एक फिगर पालथी मारकर बैठा था, जो ब्लैक होल की तरह सब कुछ निगल रहा था। वहीं दूसरी तरफ, डैम इट, हुओ लियानशान जमीन के नीचे छिपा हुआ था। उसका चेहरा बेहद काला पड़ चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि इस साजिश के बारे में सिर्फ वही और जी लियांग जानते थे, बाकी लोग तो बस मोहरे थे। फिर भी उसके एक्शन लेने से पहले ही एल्फ गार्ड्स आ गए और बिना एक शब्द कहे हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स पर हमला कर दिया। इसका मतलब साफ था, वे एक्सपोज हो चुके थे। वो चाहे जितना दिमाग लगाए, उसे समझ नहीं आया कि गलती कहां हुई। खुशकिस्मती से एल्फ फॉरेस्ट में रहते हुए उसने कई सेफ हेवन तैयार कर रखे थे। उन्हीं की वजह से वो थोड़ी देर पहले एल्फ एक्सपर्ट्स की चेज से बच पाया था। हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स का खत्म होना उसके ज्यादातर प्लान को बर्बाद कर चुका था, लेकिन एक ही तसल्ली थी, सबसे जरूरी ट्रेजर अब भी उसके पास सुरक्षित था। अगर वो भी चला जाता तो सालों की मेहनत पानी में चली जाती। ऐसी बात ना तो वो और न ही इविल डेमन जनरल कभी एक्सेप्ट कर सकते थे। जमीन पर एक छोटा सा उभार आया और हुओ लियानशान ने सिर बाहर निकालकर दूर की तरफ देखा। रोशनी अब भी चमक रही थी। पावर इनहेरिटेंस अब भी जारी था। थोड़ा और वेट। हुओ लियानशान की आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमकी। इनहेरिटेंस के सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर मैं खुद एल्फ रेस की सारी उम्मीदें तोड़ दूंगा। कुछ देर बाद यहीं गायब हुआ था। लीची और फेंग मोचुआन उस जगह खड़े थे जहां से हुओ लियानशान अचानक लापता हो गया था। दोनों की नाक फड़की, हवा में बचे हुए सेंट के निशान पकड़ते हुए। अगले ही पल दोनों ने एक साथ जमीन की तरफ देखा। मुझे याद है हुओ लियानशान फायर एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट था, है ना? लीची ने फेंग मोचुआन की तरफ देखा। नहीं, फेंग मोचुआन ने शांति से जवाब दिया। वो लड़ाई में फायर एलिमेंट ज्यादा यूज करता है, लेकिन असल में वो फायर और अर्थ ड्यूल एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट है। पिछले कुछ दिनों में उसने हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स के लोगों की बातें सुनकर कई सीक्रेट्स जान लिए थे। फेंग मोचुआन ने आगे बढ़कर जमीन पर जोर से पैर मारा। धड़ाम, जमीन फट गई और एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। नीचे एक काली गुफा नजर आई। चलो। फेंग मोचुआन कूदने ही वाला था कि लीची ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तुम मर्सनरी लोग हमेशा ऐसे ही बेवकूफी करते हो क्या? बिना कुछ चेक किए सीधे कूद पड़ते हो। लीची को सच में समझ नहीं आया। फेंग मोचुआन सीधा और बेफिक्र तो था, लेकिन उतना ही केयरलेस भी। उसके हिसाब से इतने सालों तक उसका जिंदा रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं नीचे जाकर देखूंगा। मुझसे कमजोर भाइयों को तो नहीं भेज सकता, है ना? फेंग मोचुआन ने पलटकर कहा। लीची ने माथा मलते हुए बेबसी से बोला, भाई, अब कौन सा जमाना है? टेक टूल्स किस लिए होते हैं? रुक। लीची थोड़ी देर के लिए गया और जल्दी ही एक मैकेनिकल पैक लेकर लौट आया। क्लिक क्लिक। मैकेनिकल रैबिट गुफा में कूद गया। उसके पीछे मैकेनिकल बी भी अंदर चला गया। लीची ने कंट्रोलर पकड़ा और गुफा के अंदर का सीन होलोग्राफिक स्क्रीन पे दिखने लगा।
इस तरह ढूंढते रहोगे तो तब तक वो इंसान बहुत दूर निकल चुका होगा। फेंग मोचुआन बड़बड़ाया। जब हम पहुंचे तब तक वो भाग ही चुका था। अब बस ये कंफर्म करना है कि वो किस दिशा में गया। लीची बिना सिर उठाए बोला। उसी पल स्क्रीन पर अचानक लाल रोशनी की एक लकीर दिखी। अगले ही सेकंड स्क्रीन ब्लैक हो गई। धरती हिल गई। गुफा से गाढ़ा काला धुआं बाहर निकल आया। दोनों ने पीछे हटकर दूरी बना ली। लीची ने चुपचाप फेंग मोचुआन की तरफ देखा। बिना कुछ कहे ही फेंग मोचुआन समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, मानता हूं, मुझ में दिक्कत है, फेंग मोचुआन ने साफ साफ कबूल किया। नीचे हुए धमाके से उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जमीन के धंसने से काफी परेशानी जरूर हुई। सबसे अहम बात यह थी कि एक मर्सनरी कॉर्प्स लीडर का बिहेवियर उसके नीचे के लोगों को सीधे अफेक्ट करता है। अगर वो खुद लापरवाह रहेगा तो उसके लोग भी वैसे ही बनेंगे और फिर किसी न किसी की जान जाएगी। ओल्ड ची, ये मामला खत्म होने के बाद तुम मेरे डिप्टी कॉर्प्स लीडर बन जाओ और इन यंग लोगों को ठीक से ट्रेन करो, फेंग मोचुआन ने ऑफर दिया। लीची हंस पड़ा। तू थर्ड पार्टी होकर भी मुझे अपना अंडर बनाने चला है। डिप्टी कॉर्प्स लीडर नहीं बनूंगा। ट्रेनिंग करवा सकता हूं लेकिन पैसे लगेंगे। फेंग मोचुआन को थोड़ा निराशा हुई, लेकिन ट्रेनिंग की बात मान ली तो वो भी बुरा नहीं था। बस फीस देनी होगी। कितने? कुछ मिलियन। मैं सस्ता नहीं हूं। ठीक है, लीची मन ही मन सोच रहा था कि लगता है मैंने रेट कम बता दी। वहीं दूसरी तरफ एल्फ गार्ड्स बड़ी संख्या में निकले और हर जगह हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स के निशान ढूंढने लगे। साथ ही एल्फ्स ने एक नोटिस जारी किया। उसमें बताया गया कि हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स ने कई एल्फ ट्रीटीज तोड़ी थी और दर्जनों ह्यूमन स्पिरिचुअलिस्ट को नुकसान पहुंचाया था। फिलहाल लीडर हुओ लियानशान को छोड़कर बाकी सभी हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स के मेंबर्स को एक्सिक्यूट कर दिया गया। एल्फ रॉयल फैमिली ने सर्च ऑर्डर जारी किया। जो भी हुओ लियानशान के बारे में क्लू देगा उसे ट्रेजर से रिवॉर्ड किया जाएगा। ये खबर फैलते ही ह्यूमन साइड में जबरदस्त हलचल मच गई। हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स को सबसे मजबूत ह्यूमन फोर्स माना जाता था। उसका ऐसे खत्म होना कई लोगों को एल्फ्स की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हरकत लगी, लेकिन बहुत से लोग हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स की दबंगई से पहले ही तंग थे। खबर सुनकर उन्होंने खुलकर खुशी जताई। कुछ ही वक्त में जिन इलाकों पर पहले हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स का कंट्रोल था, वहां एल्फ गार्ड्स तैनात हो गए। एल्फ्स और ह्यूमन मर्सनरी मिलकर एक बड़ा जाल बुनने लगे ताकि हुओ लियानशान को ढूंढा जा सके। उस रात पूरा एल्फ फॉरेस्ट बेचैन था। 7 रंगों की रोशनी रात के आसमान को चीर रही थी। पेड़ों के बीच 2 अलग अलग ताकतें लगातार मजबूत हो रही थीं। अगली सुबह आसमान के किनारे उजले होने लगे। सूरज की रोशनी धरती पर फैल गई और इस खूबसूरत जंगल को सुनहरी चादर ओढ़ा दी। छपाक, एक फिगर जमीन के अंदर से बाहर निकला। उसने शरीर से मिट्टी झाड़ी और दूर नजर दौड़ाई। आखिरकार ये पल आ ही गया। हुओ लियानशान के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। अगले ही पल उसके हाथ में एक सिनिस्टर ब्लैक स्टैचू नजर आई। कड़क, उसने स्टैचू को जोर से तोड़ दिया। घना काला कोहरा बुरी तरह फूट पड़ा। धीरे धीरे उस काले कोहरे के बीच एक विशाल दरवाजे की धुंधली आउटलाइन बनने लगी। दरवाजे के पीछे से डरावनी और सिनिस्टर ऑरा बाहर निकल रही थी, और वो ऑरा एक नहीं, दर्जन भर से भी ज्यादा थी। एपिसोड 184, भालू किंग, ट्री मैन, ईस्टर्न क्लाउड सी। गेट से एक के बाद एक फिगर बाहर निकले। हर किसी के शरीर से टियर 6 पावर हाउस का दबदबा फूट रहा था। जब आखिरी फिगर बाहर आया तो पूरा गेट जोर से कांप उठा, जैसे उसका वजन ही झेल नहीं पा रहा हो। काली धुंध धीरे धीरे छंटी और हुओ लियानशान के सामने 12 लोग खड़े थे। 10 डार्क एल्फ और 2 इंसान। हुओ लियानशान ने सबको स्कैन किया। उसके लिए सारे डार्क एल्फ लगभग एक जैसे दिखते थे, लेकिन आखिरी डार्क एल्फ ऐसा था जिसे वो अच्छे से जानता था। लॉर्ड मोरोस्ट। हुओ लियानशान ने हल्का सा झुककर सलाम किया। मोरोस्ट की स्किन गहरी काली थी। उसके माथे पर डार्क गोल्ड ताबीज थे जो जलती आग जैसे लग रहे थे। कमर तक आते काले बाल पीछे बंधे थे जिनमें चांदी की हल्की लकीरें दिख रही थीं। रात की हवा में उसके बाल हिल रहे थे जैसे अनगिनत जंग और बीते युगों की कहानी सुना रहे हों। उसकी गहरी बैंगनी आंखें जहरीले क्रिस्टल जैसी थीं, जिनकी एक नजर से ही सामने वाला डर जाए। वो डार्क एल्फ की फर्स्ट बैटल ग्रुप का लीडर था और पहला डार्क एल्फ गद्दार जिसने स्लानिश इविल गॉड को ज्वाइन किया था। हुओ लियानशान, तुम्हारे लोग रेडी हैं? मोरोस्ट की आवाज भारी थी, उसमें नेचुरल अथॉरिटी थी। हुओ लियानशान का चेहरा सख्त हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, लॉर्ड मोरोस्ट, मेरी साइड पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। पता नहीं क्यों एल्फ रेस ने अचानक मुझ पर अटैक किया और मेरे सारे लोग मार दिए गए। ये कहते ही हुओ लियानशान ने ठंडी नजरों का प्रेशर महसूस किया। उसकी स्किन सिहर गई, रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मोरोस्ट की नजरें ठंडी और खतरनाक थीं। पहले से तय प्लान के मुताबिक इसी वक्त हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स को जंगल में आग लगानी थी। फिर डार्क लीजन अटैक करता, सिल्वर मून रॉयल फैमिली में पूरा हड़कंप मच जाता और उनकी फोर्सेस बढ़ जाती। लेकिन अब हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स पूरी तरह खत्म हो चुका था।
प्लान की सबसे अहम कड़ी टूट चुकी थी। अब अगर डार्क लीजन अटैक करता भी तो पूरी तैयारी में खड़ी एल्फ आर्मी डरने वाली नहीं थी। लॉर्ड मोरोस्ट, टाइम बहुत कम है, हमें तुरंत मूव करना होगा, एक और टियर 6 डार्क एल्फ ने याद दिलाया। मोरोस्ट ने अपनी नजरें हटाईं और ठंडे लहजे में बोला, हुओ लियानशान, आगे की एक्शन में अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हुओ लियानशान ने फौरन कहा, यस लॉर्ड मोरोस्ट, चलो। 13 फिगर हवा में उछले और चमकती हुई होराइजन की तरफ तेजी से उड़ गए। ये सब टियर 6 से ऊपर के पावर हाउस थे। इनमें मोरोस्ट अकेला ऐसा था जो इस प्लैनेट के सिर्फ 2 टियर 7 पावर हाउस में से एक था। दूसरा था एक बूढ़ा एल्फ किंग जो अभी पावर ट्रांसमिशन में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर मून रॉयल सेक्रेड लैंड में एनिमी आ रहे हैं। एल्फ प्रिंसेस ने अचानक सिर उठाया और बिना एक पल सोचे सिग्नल भेज दिया। सियान रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी का एक पिलर आसमान में फूट पड़ा और बादलों को चीरता हुआ ऊपर चला गया। उसी पल सेक्रेड लैंड में मौजूद अनगिनत एल्फ एक्सपर्ट्स ने सिर उठाया और पेड़ की दिशा में दौड़ पड़े। सेक्रेड लैंड के और अंदर एक विशाल स्पिरिट ट्री ने अपनी छाया फैलाई। आसमान ढक गया, सूरज तक छिप गया, मोटी छाया नीचे चट्टानों तक उतर आई। सबसे गहरे साए में एक काला भालू छुपा था। उसकी रीढ़ पहाड़ जैसी उभरी हुई थी। उसका फर और नीचे की काई मिलकर गहरे हरे आर्मर जैसा लग रहा था। उसकी सांस से डालियों पर जमी ओस कांप उठी। अचानक उसकी आंखें खुलीं, गले से गहरी गुर्राहट निकली। उसके पंजे के नीचे दबते ही कंकड़ तीरों की तरह उछले और दूर एक पेड़ के तने को चीरते हुए निकल गए। जब उसका विशाल शरीर खड़ा हुआ तो पूरी कैनोपी हिल गई। उसके कंधों की मसल्स लावे की तरह उभरी और उस पर जमी काई हरे पानी की बारिश बनकर बहने लगी। जब वो 2 पैरों पर खड़ा हुआ तो सड़े पत्ते उसके पैरों तले चकनाचूर हो गए। 4 पैरों पर भी उसकी ऊंचाई 7-8 मीटर से कम नहीं थी। उसने दूर चमकते सियान पिलर की तरफ देखा और एक वॉर चैरियट की तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ गया। सेक्रेड लैंड के दूसरे कोने में धरती जोर से कांप उठी। पुराने विशाल पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह बाहर फट पड़ी, चट्टानों को चीरती हुई। हरा भरा कैनोपी मुड़ने लगा। डालियां हाथों में बदल गईं, जिन पर छाल के पैटर्न थे। जड़ें आपस में लिपटकर मोटे पैरों का रूप लेने लगीं। पौधे पागलों की तरह उगने लगे। बेलें ट्री मैन के शरीर पर लिपटकर नेचुरल आर्मर बना रही थीं। ट्री मैन धीरे धीरे खड़ा हुआ। हर शाखा से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। उसने हाथ घुमाया और जहां मजबूत डालियां चली वहां तेज हवा चली, जमीन की मिट्टी तक उड़ गई। जब उसने पहला कदम रखा, जड़ें जमीन में गहराई तक जम गईं। बंजर जमीन पल भर में हरी भरी हो गई। घास और पौधे फौरन उगाए। उसकी लाइफ फोर्स और डिस्ट्रक्टिव पावर बेमिसाल थी। पेड़ के तने के ऊपर चमकती अजीब आंखें सीधे लाइट पिलर को घूर रही थीं और उसके विशाल कदम आगे बढ़ते चले गए। वहीं दूसरी तरफ एल्फ प्रिंसेस ने किसी गार्ड को इन्वेडर्स रोकने नहीं भेजा। वो जानती थी कि ऐसा करना सिर्फ कैजुअलिटी बढ़ाएगा। मोरोस्ट और उसके साथी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहे और जल्दी ही रॉयल सेक्रेड लैंड में घुस गए। तब तक एल्फ्स के एलीट एक्सपर्ट्स वहां पहले से मौजूद थे। मोरोस्ट, तुम! उसे देखते ही हर एल्फ एक्सपर्ट की आंखों में नफरत फूट पड़ी। इसी गद्दार की वजह से एल्फ 100 साल तक अंदरूनी जंग में फंसे रहे। अनगिनत लोग मारे गए, करप्ट हुए और कभी खूबसूरत जंगल बंजर जमीन में बदल गए। शांत और पवित्र एल्फ स्टार अब इविल गॉड के फॉलोअर्स का लॉस्ट गार्डन बन चुका था। मोरोस्ट के अलावा बाकी डार्क एल्फ भी कभी उनके अपने थे, दोस्त थे। अब सब जानलेवा दुश्मन बन चुके थे और इसकी जड़ था मोरोस्ट। मोरोस्ट की नजरें ठंडी थीं। उसने किसी की नफरत पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर चमक के भीतर मौजूद धुंधली फिगर्स पर गई। होठों के कोने पर ठंडी सी मुस्कान आई। ट्रिस्काया, वो बूढ़ा आखिरकार अपनी लिमिट पर पहुंच गया। उसके बिना तुम में से कौन मुझे रोक सकता है? ये एक्शन सिर्फ ट्रांसमिशन सेरेमनी बिगाड़ने के लिए नहीं था। उसका असली टारगेट सिर्फ एक था, ट्री गॉड। ट्री गॉड हर एल्फ की आस्था है, इसी प्लैनेट की लाइफ का सोर्स। ट्री गॉड की वजह से ही एल्फ स्टार पर इतने बड़े जंगल हैं। अनगिनत स्पिरिट ट्री, स्पिरिट बीस्ट, एल्फ, ड्रूइड्स पैदा हुए। अगर ट्री गॉड गिर गया तो डार्क आर्मी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एल्फ रेस खुद ही खत्म हो जाएगी। दहाड़! जंगल के अंदर से एक भयानक दहाड़ गूंजी। भालू किंग बिल भारी कदमों से आगे आया। उसकी दरिंदगी भरी आभा से डार्क एल्फ्स के चेहरे बदल गए। भालू किंग बिल, तुम क्वालिफाइड नहीं हो, मोरोस्ट ने हल्के से कहा। उसी वक्त दूसरी तरफ पेड़ हिलने लगे। जमीन कांप उठी। 100 मीटर ऊंचा ट्रीमैन एंशिएंट फॉरेस्ट से बाहर आया और सबके सामने खड़ा हो गया। सैकड़ों सालों से सोया हुआ ट्रीमैन फिर से जाग चुका था। ये देख डार्क एल्फ्स के दिल कांप उठे। माओकाई, तुम भी जाग गए। फिर भी ये काफी नहीं है, मोरोस्ट शांत स्वर में बोला। भालू किंग हो या माओकाई, दोनों टियर 6 थे। उसके सामने एक टियर 7 इविल डेमन जनरल के लिए ये खतरा नहीं थे। अगर मुझे जोड़ दिया जाए तो। उसी पल जंगल के अंदर से एक बुजुर्ग फिगर सामने आया। वो सियान रोब पहने था,
हवा में चलता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आभा बेहद खास थी। उसकी गहरी आंखें ठंडी झील में चमकते तारों जैसी थीं। आंखों के किनारों की झुर्रियों में सालों का अनुभव और समझ भरी थी। उसके आते ही पहली बार मोरोस्ट के शांत चेहरे पर गंभीरता उभरी। तुम कौन हो? बुजुर्ग ने शांति से कहा। मैं ईस्टर्न क्लाउड सी हूं। एपिसोड 185, होली ब्लड की एंट्री, ग्रेट बैटल की शुरुआत। ईस्टर्न क्लाउड सी, किंगमू डोंगफोंग क्लैन। कमरे के अंदर मौजूद सारे डार्क एल्फ कांप उठे। यहां तक कि एल्फ एक्सपर्ट्स भी उस बुजुर्ग को देखकर शॉक्ड थे। किंगमू डोंगफोंग गैलेक्सी एम्पायर के 9 ग्रेट होली ब्लड क्लैंस में से एक, एज्योर वुड स्टार रियल्म के रूलर। किसी ने भी नहीं सोचा था कि डोंगफोंग क्लैन के लोग इस जगह तक पहुंचेंगे। ऑरेलिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने पिता और दादा की मर्जी के खिलाफ जाकर डोंगफोंग क्लैन को इसमें घसीट लाई। क्या तुम्हें डर नहीं कि डोंगफोंग क्लैन इसी मौके पर पूरी एल्फ रेस को निगल लेगा? मोरोस्ट ने ठंडे लहजे में फटकारा। ये बात सही नहीं है। ईस्टर्न क्लाउड सी ने शांति से कहा। डोंगफोंग क्लैन हमेशा से एल्फ रेस का दोस्त रहा है। हम विन विन कोऑपरेशन चाहते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो पूरी एल्फ स्टार को ही तबाह करना चाहता है। ये सुनते ही मोरोस्ट का चेहरा और बिगड़ गया। इंसान का नाम, पेड़ की छाया। किंगमू डोंगफोंग की पहचान ही उस पर भारी दबाव डाल रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था अगर डोंगफोंग क्लैन ने एल्फ रेस को सपोर्ट कर दिया तो उसकी डार्क आर्मी के पास कोई चांस नहीं बचेगा। एल्फ प्रिंसेस ने मोरोस्ट के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देख लिए। इससे उसका फैसला और पक्का हो गया। उसके दादा और पिता हमेशा डोंगफोंग क्लैन से कोऑपरेट करने से मना करते थे। उनका मानना था कि इंसान लालची होते हैं और उनके साथ हाथ मिलाना घर में भेड़िया बुलाने जैसा है। डार्क एल्फ्स के सामने अब भी जीत की कुछ उम्मीद थी, लेकिन रियल्म पर राज करने वाले डोंगफोंग क्लैन के सामने एल्फ रेस बेहद कमजोर थी। कोई रेसिस्ट करने की ताकत नहीं। शुरू में वो भी यही सोचती थी, लेकिन जैसे जैसे एल्फ फॉरेस्ट निकला जा रहा था और उसके लोग एक के बाद एक मर रहे थे या करप्ट हो रहे थे, उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। डोंगफोंग क्लैन से हाथ मिलाने के अपने नुकसान हो सकते थे, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो कुछ ही सालों में एल्फ रेस पूरी तरह खत्म हो जाती। इसके अलावा कई साल पहले उसकी मुलाकात डोंगफोंग हाओ युए नाम के एक युवक से हुई थी। उसी से उसने जाना था कि डोंगफोंग क्लैन एल्फ रेस को लेकर क्या सोचता है और फ्यूचर में कोऑपरेशन कैसे हो सकता है। लंबा सोच विचार करने के बाद अपने पिता और दादा की मर्जी के खिलाफ जाकर उसने डोंगफोंग क्लैन से कांटेक्ट किया। मकसद था एल्फ किंग की इनहेरिटेंस को प्रोटेक्ट करने के नाम पर किसी एक्सपर्ट को बुलाना। डोंगफोंग क्लैन ने बिना देर किए हामी भर दी। तुरंत ईस्टर्न क्लाउड सी को एल्फ स्टार स्पेस फ्लीट के साथ सेक्रेड लैंड पहुंचने का ऑर्डर दे दिया ताकि नए किंग की विरासत को बचाया जा सके। मोरोस्ट इसी वक्त डार्क कैंप का एक इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट जो अब तक चुप था बोला। ईस्टर्न क्लाउड सी किंगमू क्लैन की साइड ब्रांच से है। इसका होली ब्लड कंसंट्रेशन बहुत कम है और ये सिर्फ टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट है। ये सुनते ही मोरोस्ट के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। अगर सिर्फ टियर 6 है तो उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। अब जब डोंगफोंग क्लैन आ ही चुका था तो सोचने का कोई फायदा नहीं था। सबसे जरूरी था पावर इनहेरिटेंस को तोड़ना। उसे पूरा भरोसा था कि आगे चलकर इविल गॉड और डिवाइन टीचिंग्स उसे पूरा सपोर्ट देंगे। तुम सही हो, मैं वाकई साइड ब्रांच से हूं और सिर्फ टियर 6 ही हूं। ईस्टर्न क्लाउड सी बिल्कुल शांत था। उस इंसान की तिरस्कार भरी बातों से भी वो गुस्सा नहीं हुआ। उसकी यही शांति मोरोस्ट को बेचैन कर रही थी। उसने रोशनी के अंदर मौजूद 2 धुंधली फिगर्स की तरफ देखा और समझ गया कि अब और देर नहीं कर सकता। और भी एल्फ एक्सपर्ट्स आ सकते थे। अटैक! मोरोस्ट ने ठंडी आवाज में दहाड़ा। ईविल एनर्जी फूट पड़ी और वो साया बनकर रोशनी की तरफ झपट पड़ा। लड़ाई पल भर में चरम पर पहुंच गई। एल्फ एक्सपर्ट्स भालू किंग और ट्री मैन से भिड़ गए। हर किसी ने अपना अपना विरोधी चुन लिया। नंबर में डार्क एल्फ्स 2 टियर 6 ज्यादा थे, क्योंकि कुछ एल्फ एक्सपर्ट्स को बॉर्डर गार्ड करना पड़ा था। वहीं फर्स्ट बैटल ग्रुप पूरी ताकत के साथ आया था। इविल गॉड की स्टैच्यू की मदद से उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर ट्रैवल कर एल्फ्स को सरप्राइज दिया था। फिर भी भालू किंग और ट्री मैन प्राचीन एल्फ गार्डियंस थे। उनकी ताकत डार्क एल्फ से कहीं ज्यादा थी। 2 दुश्मनों को भी वो आराम से रोक पा रहे थे। उसी वक्त मोरोस्ट, तुम्हारा सामना मुझसे है। कड़क कड़क कड़क। एज्योर वुड से बनी लकड़ी की दीवार जमीन से उग आई। उस पर बेलें लिपट गईं और मोरोस्ट का रास्ता रोक लिया। मोरोस्ट की आंखों में काली चमक आई। उसने ईविल एनर्जी को मुट्ठी में बदला और पूरी ताकत से लकड़ी की दीवार पर वार किया। धड़ाम! दीवार जोर से कांपी। दरारें पड़ी, लेकिन वो गिरी नहीं। क्या? मोरोस्ट की आंखें सिकुड़ गईं। एक टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट ने उसका फुल पावर अटैक रोक लिया। लकड़ी की दीवार के ऊपर खड़ा ईस्टर्न क्लाउड सी नीचे मोरोस्ट को देख रहा था। भले ही साइड ब्रांच से हो और ब्लड लाइन खास न हो, लेकिन होली ब्लड तो होली ब्लड ही था। होली ब्लड अवेकन होने के बाद अपने टियर से ऊपर लड़ना उसके लिए पानी पीने जैसा था। मोरोस्ट भले ही इविल गॉड कैंप का इविल डेमन जनरल हो,
लेकिन स्टेटस में सिर्फ ईविल डेमन किंग ही उसी लेवल के होली ब्लड का मुकाबला कर सकता था। ईस्टर्न क्लाउड सी ने एक हाथ से सील बनाई। वुड स्पिरिचुअल एनर्जी उफान मारने लगी। अगले ही पल सैकड़ों मीटर ऊंचा एक विशाल वुडन ग्रेट बुद्धा खड़ा हो गया, बिल्कुल पहाड़ जैसा। बुद्धा ने हथेली आगे बढ़ाई। गहरे हरे रंग की रोशनी फैल गई। हवा परत दर परत दबने लगी। मोरोस्ट के चारों तरफ ईविल एनर्जी का काला भंवर घूमने लगा। उससे 12 कांटेदार ईविल चेन निकली और आसमान में एक खतरनाक विशाल पंजा बन गया। चेन पर रून्स चमक रहे थे, जिनमें गहरे लाल ब्लड की रोशनी बह रही थी। विशाल पंजा सीधे बुद्धा की हथेली से टकराया। हरा और काला आमने सामने टकराए। स्पेस टूटे शीशे की तरह चटक गया। शॉकवेव्स तूफान बनकर हर तरफ फैल गईं। जमीन फट गई। पुराने विशाल पेड़ उखड़ गए। बुद्धा की हथेली और ईविल पंजा आपस में फंसे रहे। दोनों ताकतें पागलों की तरह भिड़ रही थीं। फटती एनर्जी चिंगारियां कयामत की आतिशबाजी जैसी थीं, जिसने पूरा आसमान अजीब रंगों से भर दिया। ये देखते ही ईस्टर्न क्लाउड सी ने उंगलियां झटक दीं। वुडन ग्रेट बुद्धा के माथे पर गोल्डन रून्स चमक उठे। बुद्धा के शरीर से हजारों हरी किरणें निकलीं और लकड़ी के अनगिनत तीर बन गए। तूफान की तरह मोरोस्ट पर बरस पड़े। मोरोस्ट ने दोनों हाथ उठाए। ईविल भंवर से एक सफेद हड्डियों का वेदीनुमा ढांचा उभरा। उस पर 9 विशाल ईविल सिर आसमान की तरफ दहाड़े और गाढ़ी तार जैसी काली आग उगल दी। काली आग ने हवा में ही लकड़ी के तीरों को निगल लिया, फिर सब कुछ मिटा देने वाली ताकत के साथ वुडन ग्रेट बुद्धा की तरफ बढ़ गई। बुद्धा ने हाथ घुमाए। वुड स्पिरिचुअल एनर्जी से बना एक बैरियर खड़ा हो गया। काली आग बैरियर से टकराई। कान फाड़ देने वाली गूंज फैल गई। गर्मी की लहरें और वुड एनर्जी चारों तरफ बिखर गईं। दर्जनों मील तक जमीन इस टकराव से कांप उठी। उधर दूसरी तरफ करीब 20 टियर 6 एक्सपर्ट्स की लड़ाई भी उतनी ही भयानक थी। एल्फ सेक्रेड लैंड ऐसे हिल रहा था जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया हो। पुराने पेड़ों के घर गिर रहे थे। स्पिरिट ट्री झुक रहे थे। जमीन गहरी खाइयों में फट रही थी। यही थी टियर 6 और टियर 7 एक्सपर्ट्स की तबाही मचाने वाली ताकत। अगर ये लड़ाई किसी शहर में होती तो कुछ ही मिनटों में सब खंडहर बन जाता। इसी नाजुक पल में ट्री गॉड फिर से प्रकट हुआ। हरी रोशनी जमीन पर फैल गई। टूटी हुई जमीन जुड़ने लगी। गिरे पेड़ दोबारा उग आए। एक हरा लाइट शील्ड पूरे सेक्रेड लैंड को ढक गया, जिसने सारी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को एक लिमिट के अंदर कैद कर लिया। ये सीन देखकर डार्क एल्फ्स के चेहरे बदल गए और एल्फ साइड का जोश आसमान छूने लगा। उन्होंने और भी जोरदार तरीके से दुश्मनों पर हमला बोल दिया। अगली सुबह एपिसोड 186 किंतियान अराइव्स। बेयर किंग की धरती हिला देने वाली गरज पूरे बैटलफील्ड में गूंज गई। उसका विशाल शरीर पहाड़ों की कतार जैसा दुश्मनों के सामने खड़ा था। उसने अपनी दैत्याकार पंजे से जमीन पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। जमीन पल भर में फट गई और एनर्जी की लहर एक डार्क एल्फ की तरफ दौड़ पड़ी। डार्क एल्फ ने अपना मैजिक स्टाफ घुमाया और मंत्र बुदबुदाया। जमीन के नीचे से अनगिनत काले टेंटिकल्स निकल आए, जिन्होंने बेयर किंग के पंजों को जकड़ लिया। उसी वक्त दूसरी ओर हुओ लियानशान जलती हुई तलवार की परछाइयों पर पैर रखते हुए हवा से नीचे झपटा। लाल रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी हवा को मोड़ते हुए बिगाड़ रही थी। ईविल एनर्जी से पूरी तरह बदले हुए डार्क एल्फ से अलग ईविल गॉड के ह्यूमन फॉलोअर्स बाहर से बिल्कुल आम इंसानों जैसे दिखते हैं। उनके अंदर भी ईविल एनर्जी होती है, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स पूरी तरह घुली नहीं होती। इसी वजह से ह्यूमन ईविल गॉड फॉलोअर्स ज्यादा छुपे हुए और पहचान में मुश्किल होते हैं। बेयर किंग फिर दहाड़ा। उसके खड़े हुए बालों से अजीब नीली बिजली चमकने लगी। उसने अपने पिछले पैरों से जमीन को लात मारी और तोप के गोले की तरह हुओ लियानशान की ओर चार्ज कर गया। तलवार की धार उसके कंधे में धंसी। चिंगारियां उड़ी, लेकिन बस एक सफेद निशान रह गया। मौका देखते ही बेयर किंग ने पंजे आगे बढ़ाए। हुओ लियानशान ने जल्दी से तलवार कंट्रोल की और पीछे हट गया। लपटों ने पंजे को जला दिया और हवा में जली हुई बदबू फैल गई। कैसा बेयर किंग, बस एक भद्दा जानवर। पीछे से डार्क एल्फ की आवाज आई। ईविल एनर्जी की कई चेन बेयर किंग के टखनों में लिपट गईं। बेयर किंग लड़खड़ाया और उसी पल हुओ लियानशान ने दूसरा अटैक लॉन्च किया। लंबी तलवार आग के खंभे में बदल गई, जो आसमान चीरती हुई ऊपर उठी। बेयर किंग ने अचानक ऊपर की ओर गरज लगाई। उसके शरीर के चारों ओर बिजली उफान मारने लगी। चेन इंच दर इंच टूट गई। उसने पास पड़े एक टूटे हुए प्राचीन पेड़ को उठाया और भाले की तरह डार्क एल्फ की ओर फेंक दिया। साथ ही अपने पंजे से आग के खंभे को काट दिया। हवा चीरते पेड़ की सीटी और आग के खंभे के धमाके साथ मिल गए। बैटलफील्ड के बीचों बीच 100 मीटर चौड़ा एनर्जी स्टॉर्म उठ खड़ा हुआ, जिसने तीनों की आकृतियों को पूरी तरह निगल लिया। कुछ दूरी पर 100 मीटर ऊंचा ट्रीमैन प्राचीन और भव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी डालियों पर लिपटी बेलें हल्का कांप रही थीं, किसी भी पल जानलेवा वार के लिए तैयार। 2 डार्क एल्फ उसकी विशाल काया के चारों ओर सायों की तरह घूम रहे थे, सही मौके का इंतजार करते हुए।
डार्क एल्फ केलो हाथ में छोटा डैगर लिए, आंखों में साजिश भरी चमक के साथ गायब सा हुआ और सायों की आड़ में ट्री मैन की मोटी डाली पर जा कूदा। उसके डैगर पर काली ईविल रोशनी चमकी और उसने पूरी ताकत से ट्री मैन की स्किन में घोंप दिया, उसके कोर को तबाह करने की कोशिश में। उसी वक्त दूसरी डार्क एल्फ वेरा ने काला लॉन्गबो खींचा। घनी ईविल एनर्जी में लिपटे तीर ट्री मैन की आंखों की ओर बिजली की तरह बढ़े। ट्री मैन ने गहरी गुर्राहट निकाली। उसकी डालियां विशाल अजगरों की तरह मरोड़ खाने लगीं। बेलें कसकर लिपटी और केलो वहीं फंस गया। केलो ने पूरी ताकत से छटपटाते हुए डैगर चलाया, बेलें काटने की कोशिश की, लेकिन मजबूत बेलों में बस हल्की लहरें दौड़ी। उसी समय वेरा का तीर आंखों तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक उगा लकड़ी का शील्ड सामने आ गया। धमाके के साथ तीर काले धुएं में फट गया। ट्री मैन ने अपनी डालियां घुमाई। तेज हवा का झोंका उठा और वेरा लगभग उड़ ही गई। उसने फुर्ती से दूसरा तीर चढ़ाया और डोरी खींची। उसकी नजर केलो से मिली। दोनों ने एक और कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू किया। केलो आखिरकार बेलों से छूट गया और फिर उछला, जबकि वेरा का तीर ट्री मैन की डालियों के घूमने से बने गैप पर सटीक निशाना साधे था। लेकिन ट्री मैन पहले से तैयार था। वो चमकदार हरी रोशनी में फट पड़ा। अनगिनत लकड़ी के स्पाइक्स उसके शरीर से निकलकर दोनों की ओर बरस पड़े। केलो और वेरा ने जल्दी से बचाव किया, लेकिन स्पाइक्स बहुत ज्यादा थे। केलो की बांह कट गई और खून बह निकला। वेरा का लॉन्गबो भी स्पाइक से टकराकर चटक गया। ट्री मैन ने मौका नहीं छोड़ा। उसने डालियों से झाड़ू जैसा वार किया और दोनों को दूर उड़ा दिया। जमीन पर गिरते हुए उन्होंने पहाड़ जैसे खड़े ट्री मैन को देखा। बेबसी का एहसास दिल में भर गया। टीम वर्क के बावजूद वे उसकी डिफेंस तोड़ नहीं पाए और फिलहाल पीछे हटकर नए मौके तलाशने लगे। इसी वक्त बैटलफील्ड के एक और हिस्से में डार्क एल्फ मोलोक की बोन ब्लेड से अजीब नीला जहर टपक रहा था, जो हवा में सांप जैसी लकीरें बना रहा था। सामने सिल्वर मून एल्फ एरिया खड़ी थी। उसके लंबे सिल्वर बाल ठंडी चमक बिखेर रहे थे। उसके हाथ में मून आर्क स्वॉर्ड तारों की रोशनी से दमक रही थी। अब सिल्वर मून ब्लड लाइन की चमक खत्म हो जानी चाहिए। मोलोक भूत की तरह आगे झपटा। बोन ब्लेड पर ईविल एनर्जी स्पाइक्स में जम गई। हवा चीरने की तीखी आवाज कान फाड़ने लगी। एरिया के बाल लहराए। मून आर्क स्वॉर्ड हल्के से कांपी और चांदनी बहती धारा की तरह निकल पड़ी। उसके सामने सिल्वर सफेद बैरियर बन गया। ईविल स्पाइक्स उससे टकराईं और दांत किटकिटाने जैसी सिजलिंग आवाज आई। बैंगनी धुआं और सिल्वर रोशनी आपस में उलझ गई। पल भर में दोनों तलवारों की परछाइयों में उलझ गए। एरिया की मूवमेंट हल्की और फुर्तीली थी। हर वार के साथ मूनलाइट की ताकत निकलती। तलवार चमकदार ट्रेल छोड़ती। मोलोक अपनी अजीब बॉडी टेक्निक पर भरोसा करते हुए बोन ब्लेड से एरिया के नाजुक पॉइंट्स पर चालाकी से वार करता। करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी जहां से गुजरती जमीन काली पड़ जाती। टियर 6 की भिड़ंत से आसमान कांप रहा था। प्राचीन पेड़ उखड़ रहे थे, जमीन फट रही थी। फिर भी मोरोस्ट और ईस्टर्न क्लाउड सी की लड़ाई के सामने यह कुछ फीकी लग रही थी। मोरोस्ट के चारों ओर घूमता ईविल एनर्जी वॉर्टेक्स अचानक 3 गुना फैल गया। काली धुंध में एक भयानक डेमन गॉड की परछाई बनने लगी। उसने हाथ उठाकर पकड़ने का इशारा किया। ईविल एनर्जी से बना 100 मीटर लंबा हैलबर्ड प्रकट हुआ। उस पर बहती गहरी बैंगनी एनर्जी से स्पेस कराह उठा। उसने जोर से दहाड़ा। हैलबर्ड ने शून्य को चीरते हुए ईस्टर्न क्लाउड सी पर वार किया। ईस्टर्न क्लाउड सी का चेहरा सख्त हो गया। उसके हाथ तेजी से सील्स बनाने लगे। वुडन ग्रेट बुद्धा के चारों ओर बेलें पागलों की तरह फैलने लगी और आसमान छूता वो ड्रैगन बनकर उड़ उठी। उसी समय उसका होली ब्लड उबल उठा। उसके पीछे पारदर्शी एज़्योर वुड की आकृति उभरी। स्पिरिट वुड और होली ब्लड से बुना गया जायंट बो उसके हाथों में था। जायंट बो पूरी तरह खिंचा। अनंत जीवन शक्ति और दिव्य ताकत से भरा लाइट एरो छूट पड़ा। लाइट एरो और हैलबर्ड जोरदार टक्कर में भिड़े। स्पेस ढह गया और पल भर में एक विशाल काला वॉइड बन गया। भयानक एनर्जी स्टॉर्म चारों ओर फैल गया। प्राचीन पेड़ उखड़ गए, जमीन गहरी दरारों में टूट गई। शॉकवेव से मोरोस्ट और ईस्टर्न क्लाउड सी दोनों उछलकर दूर जा गिरे। हवा में ही खुद को संभालते हुए वे फिर एक दूसरे पर टूट पड़े। मोरोस्ट का हैलबर्ड नाचने लगा। हवा में अनगिनत काले हैलबर्ड शैडोज बन गईं, जिनमें हर एक शहर मिटाने जितनी ताकत थी। ईस्टर्न क्लाउड सी ने वुड ड्रैगन को आगे बढ़ाया। उसके मुंह से हरी स्पिरिचुअल एनर्जी उगली जो हैलबर्ड शैडोज से टकराई। साथ ही वो जायंट बो से बारिश की तरह लाइट एरो दागता रहा। मोरोस्ट ने ठंडी हंसी हंसी। उसके सामने ईविल एनर्जी शील्ड्स बन गईं और सारे लाइट एरो ब्लॉक हो गए। चमकती रोशनी के अंदर बढ़ती आभा को महसूस कर मोरोस्ट समझ गया, अगर ऐसा चलता रहा तो पावर लेगेसी सेरेमनी पूरी हो जाएगी और एक नया एल्फ किंग टियर 7 की ताकत के साथ जन्म ले लेगा। भले ही सारांदिर के पास लड़ाई का एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन टियर 7 तो टियर 7 होता है। उसका उतरना ही बैलेंस तोड़ देगा। ये सोचते ही मोरोस ने फौरन बैटलफील्ड स्कैन किया और आदेश दिया, हुओ लियानशान, तुम केलन के सामने वाले को रोको। केलन,
तुम लेगेसी सेरेमनी डिस्टर्ब करो। आदेश मिलते ही हुओ लियानशान बियर किंग को छोड़कर केलन के दुश्मन की ओर भागा। केलन से भिड़ रहा एल्फ एक्सपर्ट समझा कि दुश्मन जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने आ रहा है। उसका दिल कस गया, लेकिन जैसे ही उसने हुओ लियानशान से एंगेज किया, केलन तुरंत पीछे हटा और रोशनी की दिशा में उड़ गया। इतनी तेज फॉर्मेशन चेंज ने एल्फ्स को पूरी तरह चौंका दिया। रोशनी के और करीब पहुंचती आकृति को देखकर एल्फ एक्सपर्ट्स के चेहरे उड़ गए। नॉट गुड। इसी नाजुक पल में हवा में अचानक हल्की सी लहर उठी। केलन अचानक रुक गया और मुड़कर देखा। ईविल एनर्जी फट पड़ी, हाई स्पीड में घूमती एक बुलेट शील्ड में फंस गई। वो एक काली परछाई ने स्पेस को फाड़ा और पल भर में चमकती रोशनी के सामने प्रकट हो गई। वह आधा नग्न आदमी था। काले बाल, लाल आंखें, मांसल शरीर जैसे किसी आर्टिस्ट ने तराशा हो। हर मसल में बेशुमार ताकत भरी थी। उसकी पीठ से काले पंख फैल गए, बिल्कुल जैसे कोई डेमन किंग धरती पर उतर आया हो। उसका चेहरा देखते ही केलन का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। तू फिर आ गया? अगली सुबह एपिसोड 187 टियर 4 केलन के खिलाफ जंग। चिंतियान सीधा खड़ा था, बिल्कुल चीड़ के पेड़ की तरह। उसकी नजरें केलन पर टिकी थीं। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। पैंट के किनारे से पानी की बूंदें सिल्वर लाइन बनाते हुए लगातार नीचे टपक रही थीं। उसने आराम से शैडो स्ट्राइक को स्पेशल बैग में फेंका और अपने हाथ में ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड को कसकर पकड़ लिया, जिससे ठंडी और डरावनी चमक निकल रही थी। वो है दूर खड़ी एल्फ प्रिंसेस का नाजुक शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसकी खूबसूरत आंखें शौक और यकीन न होने से भर गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने क्रिटिकल मोमेंट पर एक बार फिर आगे बढ़ने वाला इंसान चिंतियान होगा। लेकिन हकीकत बहुत क्रूर थी। चिंतियान सिर्फ टियर 3 स्पिरिचुअलिस्ट था। उसकी फिजिकल टैलेंट चाहे जितनी भी जबरदस्त हो, टियर 6 डार्क एल्फ केलन के सामने वो बिल्कुल ऐसे था जैसे एक छोटा सा कीड़ा रथ रोकने की कोशिश कर रहा हो। पावर का फर्क डराने वाला था। मेरे लिए मर जा। केलन की आंखों में जानलेवा इरादा उफान मार उठा। उसने गुस्से में एक घूंसा मारा। अगले ही पल काली बाढ़ जैसी ईविल एनर्जी इकट्ठा होकर एक विशाल काला मुक्का बन गई, जो आसमान ढकते हुए चिंतियान और उसके पीछे चमकते डॉन एरे की तरफ टूट पड़ी। वो पहले भी चिंतियान से भिड़ चुका था। उसे पता था कि इस लड़के के भागने की स्किल गजब की है, लेकिन इस बार उसकी फुल पावर अटैक के सामने बचने का जरा भी चांस नहीं था। इस पल चिंतियान के सामने एक भयानक चॉइस थी। अगर वो बचता तो डॉन एरे टूट जाता, अगर नहीं बचता तो वो खुद और एरे दोनों धूल बन जाते। काला मुक्का आसमान से गिरा, हवा चीखने लगी, तबाही की आभा जैसे पूरी धरती और आसमान को निगलने आ रही हो। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर चिंतियान की आंखों में अचानक लाल चमक कौंधी। अगले ही सेकंड उसका शरीर तीर की तरह ऊपर उछला। उसकी हड्डियां चटकने लगीं जैसे सूखी फलियां टूट रही हों। उसकी कांस्य रंग की स्किन पर प्राचीन और रहस्यमयी बैटल पैटर्न उभर आए। उसका खून और चिरौद्र मैग्मा की तरह उबलते हुए आसमान की तरफ फूट पड़ा। डिजोलेट बैटल बॉडी, ओवरलॉर्ड बॉडी, सभी एट्रीब्यूट्स एक साथ 300% बढ़ गए। हंटिंग मार्क, स्पीड 70% बढ़ी, अटैक पावर 50% बढ़ी। चिंतियान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे पर्पल बिजली सिल्वर सांपों की तरह नाच रही थी, आंखें चौंधिया देने वाली चमक बिखेरते हुए। उसके हाथ में बैटल स्वॉर्ड ड्रैगन की तरह तिरछी कटी। एक चमकदार थंडर हाफ मून स्लैश गूंजती गरज के साथ सीधे काले मुक्के की तरफ बढ़ी। धमाका, तलवार की ची और काला मुक्का टकराए। टकराते ही स्पेस मरोड़ खाने लगी और फिर कांच की तरह चकनाचूर हो गई। काले मुक्के की ताकत थोड़ी घटी, लेकिन वो अब भी रुकने वाला नहीं था। चिंतियान डटा रहा। उसने बिजली की रोशनी से भरा घूंसा बनाया और जोर से आगे फेंका। थंडर लाइट फिस्ट, बिजली से बना गोला छोटे सूरज की तरह चमकता हुआ सीधे काले मुक्के से जा टकराया। धमाका, काला मुक्का बिजली के गोले को आसानी से कुचल गया। पहाड़ जैसी ताकत नीचे आ गिरी। चिंतियान पर जबरदस्त दबाव पड़ा। पल भर में पत्थर बारिश की तरह उड़ने लगे। जमीन गड़गड़ाते हुए धंस गई और एक विशाल गड्ढा बन गया। सब खत्म हो गया। एल्फ प्रिंसेस का दिल जैसे बिजली गिरने से टूट गया। उसे अच्छी तरह पता था कि टियर 6 डार्क एल्फ के इस अटैक के बाद चिंतियान के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सारांदिर और पूरी एल्फ रेस के लिए चिंतियान ने जो कुछ किया था, उसे सोचकर उसका दिल दर्द और गिल्ट से भर गया। हम तैयार नहीं थे और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। वो अभी निराशा में डूबी ही थी कि गहरे गड्ढे के नीचे से भयानक गर्मची और खून की लहर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। धूल धीरे धीरे छंटी। गड्ढे के बीचों बीच एक फिगर पहाड़ की तरह खड़ा था। उसके होंठ के कोने से खून बह रहा था, लेकिन उसके शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं थी। उसकी आंखें दोपहर के सूरज की तरह चमक रही थीं, अडिग लड़ाई की आग से भरी हुई। वो जिंदा था। ये देखकर एल्फ प्रिंसेस के दिल में ऐसी खुशी उमड़ी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था।
उसकी आंखों को खुद यकीन नहीं हो रहा था। इतनी भयानक मार झेलने के बाद भी चिंतियान बच गया था। गड्ढे के अंदर चिंतियान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। डिसोलेट बैटल बॉडी जागने के बाद वो पूरा दिन सिल्वर मून लेक में रहा था। उसने अपने शरीर के एवोल्यूशन स्टेज का इस्तेमाल करके लगातार झील की एनर्जी को सोखा और उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में मिला लिया। अब उसके पास नाइट डेमन किंग और डिसोलेट बैटल बॉडी दोनों गोल्ड लेवल फिजिकल ब्लड लाइन थी। साथ ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी कई स्टार बढ़ चुकी थी। वो सफलतापूर्वक टियर 4 में ब्रेक थ्रू कर चुका था। भले ही ये दोनों गोल्ड लेवल ब्लड लाइन 2 टियर का फर्क पूरी तरह खत्म न कर पाए, लेकिन अब टियर 6 केलन के सामने वो पहले जैसा बेबस नहीं था। क्या केलन की आंखें फटने को हो गईं। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। एक इंसान जो चींटी जितना तुच्छ था, उसकी फुल पावर अटैक झेल गया। ये कैसे हो सकता है? केलन, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से उसे मारो। आसमान में गुस्से से भरी आवाज गूंजी। हुओ लियान शान के हटते ही बेयर किंग के सामने अकेला पड़ा डार्क एल्फ मेज बुरी तरह जूझ रहा था। उसके स्पेल्स बेयर किंग पर बिल्कुल असर नहीं कर रहे थे। एक ही पंजे में उसकी शील्ड टूटने वाली थी। ऊपर से बेयर किंग का साइज चाहे जितना बड़ा हो, वो ग्रेविटी कंट्रोल में भी माहिर था। डार्क मेज उड़ भी नहीं पा रहा था। उसकी हर मूवमेंट स्लो हो चुकी थी। मैं जानती हूं, केलन ने गुस्से और बेचैनी में चिल्लाकर जवाब दिया। अगर इतना सा इंसान उसे लेगेसी पूरी होने तक रोक लेता तो चाहे वो वापस बैटल ग्रुप पहुंच भी जाती, लीडर उसकी खाल उतार लेता। धम! केलन के चारों ओर ईविल एनर्जी पागलपन की तरह उफान मारने लगी, जैसे गहरे पानी में पत्थर फेंक दिया गया हो। उसके चारों तरफ एक हिंसक एनर्जी वॉर्टेक्स बन गया। उसके सिर के ऊपर का आसमान अजीब स्याही जैसे बैंगनी रंग में रंग गया। गहरे बैंगनी बिजली के झटके काले बादलों में चमकने लगे, जैसे विनाश का ऐलान कर रहे हों। उसने अपनी टेढ़ी हड्डी जैसी उंगलियों से दोनों हाथ ऊपर उठाए। ईविल एनर्जी इकट्ठा होकर उसकी हथेलियों में एक काली गेंद बन गई, जिससे भूतिया रोशनी निकल रही थी। उस गेंद की सतह पर डरावने पैटर्न बह रहे थे, जैसे अनगिनत बदला लेने वाली आत्माएं अंदर तड़प रही हों। केलन के लगातार एनर्जी डालते ही वो गेंद तेजी से फैलती गई और आखिरकार 10 मीटर चौड़ा विशाल काला गोला बन गई। उसके आसपास की स्पेस मरोड़ खा रही थी, जैसे टूटा हुआ आईना किसी बिगड़े हुए संसार को दिखा रहा हो। मेरे लिए मर जा, केलन ने दहाड़ते हुए हाथ नीचे झटका। वो विशाल काला गोला उल्का की तरह चिंतियान की तरफ गिर पड़ा। जहां जहां से वो गोला गुजरा, हवा चीख उठी। जमीन पर मौजूद पेड़ पौधे तुरंत सूखकर काले पड़ गए, फिर उनकी राख भी उड़कर गायब हो गई। वो गोला जमीन पर गिरने से पहले ही उसका दबाव आसपास की जमीन को मकड़ी के जाले की तरह फाड़ने लगा। चिंतियान ने ऊपर देखा। वो डर पैदा करने वाला काला गोला विनाशकारी ताकत के साथ नीचे आ रहा था। उसने गहरी सांस ली। उसकी छाती जोर से ऊपर नीचे हुई, जैसे वो पूरी दुनिया की ताकत अपने अंदर खींच रहा हो। अगले ही पल उसके गले से एक भारी जानवर जैसी दहाड़ निकली। साउंड वेव से आसपास की हवा तक कांप उठी। उसका शरीर आंखों के सामने बदलने लगा, तेजी से बड़ा और ऊंचा होता गया। उसकी हड्डियां लगातार खड़कने लगीं, जैसे अनगिनत हथौड़े उसे नया आकार दे रहे हों। उसकी त्वचा के रोम छिद्रों से गहरे भूरे बाल उग आए, बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह। पल भर में वे उसके पूरे शरीर को ढक चुके थे। हर बाल सख्त खड़ा था, तेली सी चमक के साथ। उसके हाथ पैर जरूरत से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। मसल्स प्राचीन बेलों की तरह फूले हुए थे। नसें त्वचा के नीचे उभर आईं, मानो उनमें अंतहीन ताकत भरी हो। उसकी गर्दन की हड्डियां मरोड़ खाकर बदलीं। उसका सिर धीरे धीरे भालू के रूप में बदलने लगा। तेज नुकीले दांत उसके होठों से बाहर निकल आए, ठंडी रोशनी चमकाते हुए। उसकी आंखें कांसे की घंटियों जितनी बड़ी हो गईं, जिनमें जंग की आग धधक रही थी। वो किसी जागे हुए प्राचीन खूंखार जानवर की तरह लग रहा था, जिसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर दे। डार्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, शैडो बेयर फॉर्म, एपिसोड 188, ग्रेट वाइल्डनेस इमॉर्टल। दहाड़, कान फाड़ देने वाली दहाड़ ने आसमान चीर दिया। लगभग 7 मीटर ऊंचा काला भालू सीधा खड़ा था, बिल्कुल एक विशाल पहाड़ की तरह। उसके पूरे शरीर के बाल खड़े थे। उसकी स्किन पर धीरे धीरे गहरे भूरे रंग की एक परत उभर आई, बिल्कुल ऐसे जैसे लावा ठंडा होकर चट्टानी आर्मर बन जाता है। उस पर हल्की मेटेलिक चमक झिलमिला रही थी। भयानक और उग्र आभा ठोस ताकत की तरह चारों तरफ फैल गई। जमीन में दरारें पड़ गईं, रेत और पत्थर उड़ने लगे और हवा का टेम्परेचर अचानक तेजी से गिर गया। शैडो बेयर फॉर्म पूरी तरह सामने आ चुका था। साइज बढ़ने के बाद वो काला भालू और भी ज्यादा दबदबे वाला लग रहा था। उसकी स्किन पर चट्टान जैसी सख्त केराटिन लेयर थी, जिससे फिजिकल डिफेंस 60% बढ़ गया था और लाइफ वैल्यू की लिमिट 40% तक बढ़ चुकी थी। इसके अलावा बैटल में एक बार एक्टिव होने वाली स्पेशल एबिलिटी, जब लाइफ 30% से नीचे जाती है तो तुरंत मैक्स लाइफ का 20% रिकवर होना, टियर 6 पावर हाउस के खिलाफ चिंतियान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन चुकी थी। तबाही की आभा बिखेरती,
आसमान ढक देने वाली काली गेंद के सामने काला भालू बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने कांटों से ढका अपना विशाल पंजा धीरे से उठाया। उसका पोस्चर ऐसा था मानो आसमान और धरती दोनों हिल जाएं। वो सीधे गिरती हुई काली गेंद से भिड़ने के लिए तैयार था। उसी वक्त उसकी आंखों में भूतिया नीली रोशनी चमकी। उसकी विशाल स्पिरिचुअल पावर ज्वार की तरह बाहर फूटी और हवा में एक ट्रांसपेरेंट बैरियर बना लिया ताकि काली गेंद के गिरने की रफ्तार को स्लो किया जा सके। धमाका! काली गेंद और भालू का पंजा जोरदार तरीके से टकराए। पल भर में ऐसा लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो और धरती फट गई हो। भालू के पंजे पर बनी केराटिन लेयर कागज की तरह कट गई। मांस और खून उड़ गया। नीचे सफेद हड्डियां साफ दिखने लगीं। भयानक इम्पैक्ट में हड्डियां चूर चूर हो गईं। दिल दहला देने वाली चरमराहट चारों तरफ गूंज उठी। लेकिन काली गेंद का हमला रुका नहीं। वो चलती हुई पहाड़ी की तरह नीचे दबती चली गई और पूरे काले भालू को पूरी तरह निगल गई। धमाका! एक और जबरदस्त विस्फोट हुआ। टकराव के केंद्र से उग्र आंधी की तरह हवा फूट पड़ी, जैसे कोई पागल ड्रैगन दहाड़ रहा हो। जमीन पर दरारें तेजी से फैलने लगीं। जो धरती कभी ठोस थी वो अब डरावनी खाइयों में टूट चुकी थी। चमकती काली रोशनी के बीच काले भालू का विशाल शरीर धीरे धीरे झुकने लगा। उसका पहले ताकतवर शरीर आंखों के सामने मुरझाने लगा। मांस किसी अनदेखी ताकत से लगातार घिसता जा रहा था और आखिरकार सिर्फ स्किन से ढका कंकाल बचा। फिर भी वो वहीं खड़ा रहा, एक कदम भी पीछे नहीं हटा। भोर की रोशनी में एलन ने ये क्रूर लड़ाई अपनी आंखों से देखी। चिंतियान, जो काले भालू में बदल चुका था, एक मजबूत किले की तरह सामने खड़ा था। इतनी गंभीर चोटों के बाद भी वो हिला तक नहीं। एलन का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू अपने आप बहने लगे। डिस्ट्रैक्ट मत हो। इसी वक्त बूढ़े एल्फ किंग की कमजोर लेकिन सख्त आवाज एलन के कानों में गूंजी। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो इस ताकत को जल्दी से अपने शरीर में पूरी तरह एब्जॉर्ब करो। एलन ने दांत भींच लिए। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उंगलियां हथेलियों में धंस चुकी थीं, लेकिन उसे पता भी नहीं चला। उसने अपना पूरा दिल उस ताकत को पचाने में झोंक दिया। उसके शरीर से तीव्र किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। वो जितनी जल्दी हो सके इनहेरिटेंस पूरी करना चाहता था, फिर चिंतियान का बदला लेना चाहता था। बस थोड़ा सा और, सिर्फ आखिरी स्टेप बाकी है। देखते हैं इस बार मरेगा या नहीं। केलन ने नीचे डगमगाते फिगर को देखा। उसकी आंखों में ठंडी चमक कौंध गई, लेकिन अगले ही सेकंड वो सूखा कंकाल अचानक फूलने लगा। मांस पागलपन की तरह वापस उगाया। सिर्फ 2 सांसों में वो फिर से वही ऊंचा और ताकतवर काला भालू बन चुका था। क्या? ये देखकर केलन पूरी तरह शॉक्ड रह गया। आसपास ध्यान से देख रहे एक्सपर्ट्स के चेहरे पर भी हैरानी साफ झलक गई। कितनी डरावनी फिजिकल रिकवरी एबिलिटी! ईस्टर्न क्लाउड सी ने साइड से नजर डाली। उसकी आंखों में शक की झलक थी। इतनी जबरदस्त रिकवरी एबिलिटी, ये जरूर कोई गोल्डन ब्लड लाइन होगी। लेकिन ऐसी कौन सी ब्लड लाइन है जिसमें काले पंख हों और जो विशाल भालू में बदल सके? उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। एल्फ प्रिंसेस के होंठ हल्के से खुल गए। उसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास से भर गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि चिंतियान का शरीर इतना मजबूत होगा। टियर 6 अटैक झेलने के बाद भी वो मरा नहीं और उसकी मोमेंटम में जरा भी कमी नहीं आई। चिंतियान ने भारी सांस छोड़ी। उसने मान लिया कि सामने वाला सच में टियर 6 पावर हाउस था। अपनी सबसे मजबूत डिफेंस फॉर्म में जाने के बाद भी वो लगभग एक ही वार में मर ही गया था। अच्छी बात यह थी कि उसके दोनों टैलेंट्स ने क्रिटिकल मोमेंट पर काम किया। शैडो बेयर फॉर्म लाइफ 30% से नीचे जाते ही तुरंत मैक्स लाइफ का 20% रिकवर। ग्रेट वाइल्डनेस इमॉर्टल तुम्हारी स्किन के नीचे छिपे हैं डिसोलेट बैटल पैटर्न जो बेहद जबरदस्त डिफेंस देते हैं। फिजिकल और मैजिक डैमेज जबरन 40% कम हो जाता है। जब लाइफ 15% से नीचे जाती है और मौत के करीब पहुंचते हो तो तुरंत 50% हेल्थ रिकवर होती है। ये इफेक्ट एक तय समय में ज्यादा से ज्यादा 3 बार एक्टिव हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव लाइट स्फीयर का डैमेज 40% कम कर दिया गया था। दोनों टैलेंट्स की ब्लड लॉक रिकवरी ने उसे अभी वाला वार झेलने में मदद दी। ऊपर से पहले ली गई एज्योर वुड लाइफ पिल की बची हुई वाइटैलिटी इसी वक्त रिलीज हो गई। इससे उसका शरीर तेजी से रिकवर हुआ। बार बार टूटने और फिर जुड़ने की इस प्रोसेस ने उसके शरीर को और भी ज्यादा टफ बना दिया। इस वक्त वो दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल करके खुद को नई पावर के साथ जल्दी से अडेप्ट कर रहा था, अपने शरीर को टेम्पर कर रहा था। केलन, उसे छोड़ो और सीधे इनहेरिटेंस फॉर्मेशन पर अटैक करो। इसी वक्त मोरोस्ट की ठंडी आवाज केलन के दिमाग में गूंजी। केलन को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। उसने सच में सामने वाले की जिद और टिकाऊपन को बहुत कम आंका था। इस बच्चे को मारना आसान नहीं होगा, लेकिन उसका असली टारगेट इनहेरिटेंस फॉर्मेशन था। पहले उसे तोड़ना ज्यादा जरूरी था, बाद में इसे आराम से निपटा लिया जाएगा।
घनी ईविल एनर्जी हवा से फूट पड़ा। वो हवा में जमा होकर दर्जन भर कांटों से भरी जेट ब्लैक चेन में बदल गई। चेन की सतह पर अजीब पर्पल रोशनी चमक रही थी। वे जिंदा सांपों की तरह लहराईं और पल भर में चिंतियान के हाथ पैरों को जकड़ लिया। कांटे उसकी स्किन में गहराई तक धंस गए। खून चेन के पैटर्न के साथ नीचे बहने लगा। केलन उफनते काले बादल पर खड़ा था। उसकी लाल आंखों में क्रूरता चमक रही थी। उसने शरीर घुमाया, बंधे हुए चिंतियान को बाईपास किया और पीछे चमकते फॉर्मेशन की तरफ तेजी से बढ़ गया। भागने की सोच रहा है, इतना आसान नहीं। चिंतियान ने गहरी गुर्राहट निकाली। उसका शरीर बदल गया। वो शैडो बेयर फॉर्म से बाहर आ गया। उसकी पूरी आभा अचानक आसमान छूने लगी। चेन से बने घावों से काला धुआं उफन पड़ा, जैसे खौलती स्याही हो। धमाका, गरज जैसे धमाके के साथ काले धुएं का एक रिंग शेप विस्फोट हुआ। पल भर में चिंतियान और केलन दोनों उसमें ढक गए। अंधेरे के अंदर स्पेस मरोड़ खाने लगी। अनगिनत फैंटम डेमन फिगर दिखने और गायब होने लगे। चारों तरफ डरावनी चीखें गूंजने लगी। ये नाइट डेमन किंग की एबिलिटी थी, डेमन किंग डोमेन। डेमन किंग डोमेन, एक्सक्लूसिव डेमन किंग डोमेन एक्टिव होता है। डोमेन के अंदर रात छा जाती है और डार्क एलिमेंट्स बेहद घने हो जाते हैं। डोमेन के भीतर सभी एट्रीब्यूट्स 50% बढ़ जाते हैं। नाइट डेमन अपोस्टल्स को 30% अतिरिक्त ताकत मिलती है। जो भी दुश्मन इस डोमेन में कदम रखता है, उसकी मूवमेंट डार्कनेस की ताकत से खिंच जाती है। स्पीड 40% कम हो जाती है। साथ ही स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार घिसती रहती है और लाइफ व मैना दोनों घटते रहते हैं। एपिसोड 189, हार्ट नाइटमेयर इल्यूजन रियल्म हाईली पॉइजन्स। डेमन किंग डोमेन ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी को निगलने वाला कोई विशाल मुंह हो। घने अंधेरे में हवा तक गाढ़ी और चिपचिपी महसूस हो रही थी। कायलन को हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे वो पिघले हुए डामर में चल रहा हो। भारी रेजिस्टेंस उसकी स्पीड को जबरदस्ती स्लो कर रहा था। उसके आसपास घूम रही खतरनाक ऑरा अचानक सांप की तरह फुफकारने लगी। उसकी स्किन से हल्का धुआं उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य करोसिव फोर्स इस डोमेन के अंदर से उसे जला रही हो। ये आखिर बकवास क्या है? कायलन की गुस्से से भरी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। किंतियान से 2 बार टकराने के बाद ये इंसान पहले ही अनगिनत डरावनी एबिलिटीज दिखा चुका था। अथाह अंधेरे जैसे काले पंख जो स्पेस को चीर देते थे, इंस्टेंट टेलीपोर्ट करने वाले ब्लैक होल, पहाड़ जैसा विशाल भालू फॉर्म और अब ये डरावना डार्क ऑरा का पिंजरा। तभी हवा को चीरने की तेज आवाज गूंजी। शून्य से दर्जनों काले टेंटिकल्स निकले, जिन पर नुकीले कांटे थे, बिल्कुल एबिस से निकले किसी दानव के पंजों जैसे। उन्होंने कायलन की टखनों को कसकर जकड़ लिया। शैडो टच, ब्लैक आयरन लेवल की स्पिरिचुअल एबिलिटी मैजिक, लेकिन डेमन किंग डोमेन में ये ब्रॉन्ज लेवल की ताकत दिखा रही थी। मरने का शौक है क्या? कायलन की गर्दन की नसें उभर आईं। उसने आसानी से उन टेंटिकल्स को फाड़ डाला। अगले ही पल उसकी नजर सख्त हो गई और बुरी ऊर्जा उसके शरीर के चारों तरफ बहती हुई शील्ड बन गई। अंधेरे से एक हाई स्पीड घूमती हुई बुलेट आई। जैसे ही बुलेट शील्ड से टकराई, धातु के मरोड़ने जैसी चीख निकली और चारों तरफ चिंगारियां उड़ गईं। मेरे लिए टूट जा, कायलन चिल्लाया। उसके चारों तरफ की बुरी ऊर्जा बेकाबू ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। सल्फर जैसी बदबू के साथ गर्म लहरें फैल गईं, डोमेन को फाड़ने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसी पल परछाई से भी ज्यादा गहरी बैंगनी रोशनी जहरीले सांप की तरह उसकी आंखों में घुस गई। कायलन की दुनिया घूमने लगी। उसकी चेतना खिंचकर एक अजीब जगह में चली गई जहां हर तरफ लाल धुंध थी। डार्क एल्व्स द्वारा पकड़े जाने का पल, ईविल गॉड ऑल्टर पर फेंके जाने का डर, अपने साथियों को निगलते हुए देखने की बेबसी और एबिस के किनारे बिताए गए अनगिनत पल, सब कुछ बाढ़ की तरह उस पर टूट पड़ा। नहीं, उसकी आत्मा के अंदर से चीख निकली। उसके नाखून हथेली में धंस गए, लेकिन दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। मैं कायलन हूं, ईविल गॉड का सबसे वफादार टियर 6 अपोस्टल। शीशे की तरह स्पेस टूट गई। तेज चटकने की आवाजों के बीच कायलन हाफता हुआ हकीकत में लौटा। ठंडे पसीने से उसके कपड़े भीग चुके थे और उसकी आंखों में अब भी डर जमा हुआ था। थोड़ी दूर किंतियान आधा कदम पीछे हटा और मुंह से खून थूक दिया। उसके दिमाग में तेज चुभता हुआ दर्द गूंज उठा। कुछ देर पहले उसने आई ऑफ फियर की हार्ट नाइटमेयर इल्यूजन रियल्म यूज की थी। कायलन की चेतना को भ्रम में खींचकर उसे डर के अंतहीन चक्र में फंसा दिया था। लेकिन कायलन टियर 6 पावर हाउस था। उसकी स्पिरिचुअल पावर किंतियान से ऊपर थी। इसलिए जैसे ही कायलन भ्रम से बाहर निकला, किंतियान को मेंटल बैकलैश झेलना पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। फिर भी उसका मकसद पूरा हो गया था। एक तरफ उसने कायलन को रोक दिया, जिससे वो इनहेरिटेंस सेरेमनी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। दूसरी तरफ उन कुछ सेकंड्स में जब कायलन डिस्ट्रैक्ट था, किंतियान ने अपनी दूसरी चालें चल दी थीं। नहीं मेरा शरीर। अचानक कायलन को एहसास हुआ कि उसके अंदर एक बेहद खतरनाक जहर फैल चुका है। वो पागलपन की स्पीड से उसकी मसल्स, हड्डियों और अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा रहा था।
घबराकर कायलन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से जहर को दबाने की कोशिश की। डार्क एल्फ होने की वजह से उसका शरीर इविल गॉड की ताकत से बदला हुआ था। उसे जहर के खिलाफ अच्छी रेजिस्टेंस मिली हुई थी, लेकिन जहां जहां जहर पहुंच चुका था वहां का डैमेज वापस ठीक नहीं हो रहा था। उसका मांस ऐसा लग रहा था जैसे सफेद चींटियों ने कुतर दिया हो, जगह जगह छोटे छेद। असहनीय दर्द उसकी नसों को झकझोर रहा था। हे टिल्डे, किंतियान ने होंठ के कोने से खून पोंछा और ठंडी मुस्कान दी। कायलन के भ्रम में फंसे रहने के दौरान उसने सड़ती हुई स्पिरिट बोन फ्लावर का जहर डेमन किंग डोमेन की डार्क ऑरा में मिलाकर चुपचाप उसके शरीर में पहुंचा दिया था। ये जहर टियर 6 पावर हाउस तक को मार सकता था। भले ही कायलन का शरीर जहर के फैलाव को रोक पा रहा था, लेकिन जो हिस्सा जहर से गल चुका था वो कभी ठीक नहीं होने वाला था। इतना डैमेज उसकी कॉम्बैट पावर को 30% से ज्यादा गिराने के लिए काफी था। अफसोस बस इतना था कि कायलन बहुत जल्दी भ्रम से बाहर निकल आया। अगर कुछ सेकंड और लग जाते तो वो लड़ने लायक भी नहीं बचता। कायलन की आंखें लाल हो गईं। किंतियान ने उसे लगभग पागल कर दिया था। एक टियर 6 पावर हाउस होते हुए भी वो 3 मूव्स में एक इंसान को दबा नहीं सका, बल्कि उल्टा खुद घायल हो गया। लॉर्ड मोरोस्ट उसे देख रहा था। बाकी डार्क एल्व्स भी उसी पर भरोसा किए थे कि वो जल्दी से इनहेरिटेंस फॉर्मेशन तोड़ देगा, लेकिन वो इस इंसान पर जरूरत से ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहा था। अब और नहीं, चाहे खून की कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उसे इस इंसान को टुकड़ों में चीरना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ कायलन ने दहाड़ लगाई और अपने कपड़े फाड़ दिए। उसके सीने पर उकेरा गया इविल गॉड का निशान जोर जोर से कांपने लगा। उसने अचानक अपनी जीभ काटी और एसेंस ब्लड उस निशान पर थूक दिया। तुरंत ही खून जैसी लाल आग उसके पूरे शरीर पर भड़क उठी। ये आग किसी नॉर्मल फ्लेम जैसी नहीं थी, हर लपट उबलते हुए खून जैसी लग रही थी। जहां जहां ये गुजरी वहां स्पेस तक कराह उठी। डेमन किंग डोमेन में बड़े बड़े छेद जल गए। जैसे जैसे उसका एसेंस ब्लड जल रहा था, कायलन की ऑरा पागलपन की हद तक बढ़ती गई। उसके बाल आंखों के सामने सफेद होने लगे, चेहरा सूख कर डरावना हो गया। उसने सीने के सामने दोनों हाथों से सील बनाई और मंत्र बुदबुदाया। अनगिनत खून से सने रन उसकी उंगलियों से निकलकर आसमान में एक विशाल खून लाल भंवर बुनने लगे। उस भंवर के अंदर से प्राचीन डेमन गॉड्स की दहाड़ सुनाई दे रही थी। जमीन फट गई, लावा उबलकर बाहर आ गया और ऊपर के काले बादल खून लाल रंग में डूब गए। मेरे लिए मर जा, कायलन ने दहाड़ते हुए उस खून लाल भंवर को किंतियान की तरफ धकेल दिया। जहां जहां वो गुजरा, स्पेस इंच इंच टूटती चली गई, काली दरारें बनती गईं जैसे पूरी दुनिया को निगल लेना चाहती हो। भंवर की डरावनी ताकत ने एक ही झटके में डेमन किंग डोमेन को चकनाचूर कर दिया। ऐसे खौफनाक अटैक के सामने किंतियान का चेहरा गंभीर हो गया। ये मूव उसकी सहनशक्ति से ऊपर था। सौभाग्य से ग्रेट वाइल्डरनेस इमॉर्टल अभी 2 बार और हेल्थ लॉक देने वाला था। कड़क 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 किंतियान के कंकाल से चटकने की आवाजें आईं। उसकी स्किन के नीचे बहती डार्क पर्पल लाइनें जिंदा जीवों की तरह फैलने लगीं। पलक झपकते ही उसका शरीर 7 मीटर ऊंचा हो गया। काले बाल लोहे की सुइयों की तरह खड़े हो गए। उंगलियां चमकती हुई विशाल पंजों में बदल गईं। शैडो बेयर फॉर्म फिर से सामने आ गया। आजा! उसकी दहाड़ गूंज उठी। खून के प्यासे लाल शोले उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नाच रहे थे। पहाड़ जैसे मजबूत शरीर ने आगे कदम रखा। जमीन पर 2 विशाल पैरों के निशान बन गए। उसने सीने के सामने बाजुओं को क्रॉस किया। मांसपेशियों से निकली ताकत ने हवा को तक हिला दिया। लेकिन जैसे ही दुनिया को खत्म कर देने वाला खून लाल भंवर उस पर टूटने वाला था, अचानक एक पतली लेकिन सीधी खड़ी आकृति सामने उतर आई। वो ठीक उसके आगे खड़ी हो गई। झेंग! तेज तलवार की गूंज आसमान चीर गई। सूरज से भी ज्यादा चमकदार नीली रोशनी फट पड़ी। तलवार की रोशनी में ऐसी ताकत थी जैसे आसमान और जमीन को अलग कर दे। स्पेस पुराने कपड़े की तरह फट गई। अगले ही पल नीली तलवार की रोशनी खून लाल भंवर से टकराई। तूफान जैसी ऊर्जा लहरें चारों तरफ फैल गईं। भंवर 2 हिस्सों में कट गया। अलग हुए हिस्सों से नाकामयाबी की चीखें निकलीं और फिर वो खून की बारिश बनकर बिखर गए। वहीं तलवार थामे रहस्यमयी शख्स शांत खड़ा था। उसकी केप हवा में हल्के से लहरा रही थी, जैसे उसने कोई मामूली सा काम किया हो। वो है। किंतियान पल भर के लिए रुका, फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। बच्चे, तू आखिरकार एकांत साधना से बाहर आ ही गया। एपिसोड 190, नए एल्फ किंग का जन्म। तेज हवाएं पूरे बैटलफील्ड पर कोड़े की तरह बरस रही थीं। जली हुई मिट्टी उड़ती हुई आसमान में नाच रही थी। सभी की नजरें उस हरे रंग की आकृति पर टिकी थीं जो तलवार थामे खड़ी थी। उसके चारों तरफ सुबह की ओस जैसी साफ स्पिरिचुअल ऑरा फैली हुई थी, लेकिन उसी ऑरा से पूरे स्पेस में मौजूद डेमोनिक ताकत कांप रही थी। साराडिन! एल्फ प्रिंसेस की आंखें खुशी से चमक उठी। साराडिन के सामने आने का मतलब था कि पावर इनहेरिटेंस पूरा हो चुका था और एल्फ रेस में एक नया टियर 7 पावर हाउस जन्म ले चुका था। हा, ये तो कमाल हो गया। साराडिन, जल्दी से इन्हें खत्म करो। मोरोस्ट, अब तुम बच नहीं सकते।
एल्व्स का हौसला आसमान छूने लगा, जबकि डार्क एल्व्स के चेहरे राख जैसे पड़ गए। सालों की प्लानिंग पूरी तरह फेल हो चुकी थी। ऊपर से एक नया टियर 7 एक्सपर्ट बैटल में उतर चुका था, जिसने पल भर में पूरे मैदान का बैलेंस बिगाड़ दिया। अब वो खतरे में थे। डैम इट! मोरोस्ट ने मुट्ठियां भींच लीं और ठंडी नजर से कायलन को घूरा। ये बेकार कायलन जो एक इंसान के हाथों अटका हुआ था, जबकि वो उससे कमजोर था। कोई भी सजा उसका गुस्सा शांत नहीं कर सकती थी। मोरोस्ट, लगता है तुम्हारी प्लानिंग फेल हो गई। ईस्टर्न क्लाउड सी ग्रेट बुद्धा के ऊपर खड़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला। पीछे हटो! मोरोस्ट की बर्फीली आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। ऑर्डर मिलते ही डार्क एल्व्स ने अपनी खास एबिलिटीज यूज की, दुश्मनों से दूरी बनाते हुए तेजी से मोरोस्ट की तरफ बढ़ने लगे। रॉयल सेक्रेड लैंड को क्या तुम अपनी मर्जी से आने जाने की जगह समझते हो? उसी पल एक जवान लेकिन अधिकार से भरी आवाज गूंजी। एलन ने तलवार घुमाई। नीली रोशनी में लिपटी तलवार की 600 फीट तक फैल गई। बादलों के बीच सीधी दरार बन गई और स्पेस कराह उठी। किंतियान को घायल करके आज बचने की उम्मीद मत रखना। वहीं दूसरी तरफ कायलन की पुतलियां सिकुड़ गईं, सिर की चमड़ी सुन्न पड़ गई। पहले ही जहर से जूझ रहा था, ऊपर से एसेंस ब्लड जलाने का रिएक्शन लहरों की तरह लौट आया। उसके हाथ पैर बेकाबू कांपने लगे, चेहरा बीमार सा हरा और स्लेटी हो गया। नहीं, उसने दहाड़ते हुए बची हुई सारी बुरी ऊर्जा शील्ड में झोंक दी। काली शील्ड की सतह पर अनगिनत डरावने डेमन चेहरे उभर आए, चीखते हुए। लेकिन एक टियर 7 पावर हाउस के फुल पावर अटैक के सामने वो शील्ड बच्चों के बनाए रेत के महल की तरह बिखर गई। जैसे ही नीली रोशनी काली शील्ड से टकराई, आंखें चकाचौंध कर देने वाली चमक फूट पड़ी। फुस! हल्की सी आवाज आई और शील्ड कागज की तरह कटकर चूर चूर हो गई। कायलन को बस सिर से पैर तक ठंडक दौड़ती महसूस हुई। कुछ समझ पाता उससे पहले ही नीली तलवार की रोशनी बिजली की तरह निकल गई। उसके माथे के बीचों बीच ठंडा सा एहसास हुआ। फिर एक पतली खून की लकीर उभरी जो भौं से नाक, सीने, पेट और पैरों तक जाती चली गई। अगले ही पल उसका शरीर ऐसे 2 हिस्सों में बट गया जैसे पतंग की डोर कट गई हो। कट इतना साफ था जैसे आईना हो। हवा में उछला खून तक तेज तलवार की ची से जम गया। गोल्डन ओक ट्राइब का कट्टर दुश्मन टियर 6 डार्क एल्फ कायलन मर चुका था। कायलन की मौत देखकर मोरोस्ट की आंख फड़क उठी। भले ही उसके और कायलन के बीच मतभेद थे, लेकिन एक टियर 6 एक्सपर्ट बेहद कीमती होता है। एक को खोना मतलब हाई लेवल कॉम्बैट पावर की भरपाई करना मुश्किल। चलो! मोरोस्ट की लाल आंखों में खतरनाक चमक आई। उसने हाथ लहराया। पल भर में आसमान के उबलते काले बादल गाढ़े स्याही जैसे बुरे बादल में बदल गए, जैसे कोई प्राचीन दैत्य जाग उठा हो। उसने सारे डार्क एल्व्स और इविल गॉड के मानव फॉलोअर्स को निगल लिया। बादल की सतह पर मुड़े तोड़े डेमन पैटर्न रेंगने लगे। दांत किटकिटाने वाली आवाज के साथ वो डार्क फॉरेस्ट की तरफ भागा, हवा में काली दरारें चीरता हुआ। एल्व्स का कैंप इन घुसपैठियों को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। एलन एल्फ होली स्वॉर्ड पर कदम रखकर तेज नीली रोशनी में बदल गया और पीछा करने निकल पड़ा। उसके चारों तरफ तलवार की मंशा ठोस रूप में फैल गई। रास्ते के सारे बादल छंटते चले गए। वहीं ईस्टर्न क्लाउड सी तैरते हुए सुनहरे कमल मंच पर खड़ा था। उसने हाथों से मुहर बनाई और पीछे विशाल एज्योर वुड बुद्धा अवतार उभरा। नीली बुद्धा पाम ने रास्ते की सारी डेमोनिक ची को तोड़ दिया। भागने की मत सोचो, इन दोनों के पीछे एल्फ एक्सपर्ट्स की पूरी टोली लग गई। एल्फ आर्चर्स ने धनुष खींचे। जंगल की हरी नेचर पावर से लिपटे तीर बुरे बादल पर बरसने लगे। मेजेस ने स्टाफ ऊंचे उठाकर मंत्र पढ़े। शून्य में तबाही मचाने वाले मैजिक एरे उभर आए। पूरा आसमान रोशनी और अंधेरे में बट गया था। एक तरफ बेतहाशा भागते हुए, दूसरी तरफ बेरहमी से पीछा करते हुए ताकतों की टक्कर से गगनभेदी आवाजें उठी और दुनिया की स्पिरिचुअल ची पूरी तरह अराजक हो गई। कुछ देर बाद आखिरकार सब खत्म हुआ। किंतियान वापस इंसानी रूप में आ गया। लड़ाई भले ही छोटी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो रस्सी पर नाच रहा हो। टियर 4 बॉडी से टियर 6 पावर हाउस का सामना एक छोटी सी गलती सीधी मौत बन सकती थी। किस्मत से वो टिक गया। वो आगे बढ़ा और हल्के से कायलन के आधे शरीर को पैर की नोक से छुआ। 2 चमकते हुए लाइट स्फीयर बाहर निकले। एक नीला जिसने चार्म एंड फॉल को और गहरे रंग से बदल दिया, दूसरा बैंगनी जिसने इविल एनर्जी कंट्रोल को ढक लिया। इविल डेमन सोल्जर, पर्पल टाइप, कंपोजिट टैलेंट। इस टैलेंट में बुरी ऊर्जा की बाढ़ तुम्हारे मांस को पूरी तरह रीशेप करती है। हड्डियों पर डार्क क्रिस्टल जैसी परत चढ़ जाती है। नसों में बहती ताकत शरीर के फंक्शंस को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देती है। हर तरह के नेगेटिव स्टेट्स के खिलाफ रेजिस्टेंस 80% बढ़ जाती है। इसके साथ ये एबिलिटीज भी मिलती हैं। पहली, इविल एनर्जी मिमिक्री। बुरी ऊर्जा को किसी भी फॉर्म में बदल सकते हो। हथियार के रूप में 30% ज्यादा आर्मर पियर्सिंग डैमेज और अटैक के दौरान इविल एनर्जी रिप ट्रिगर होने का मौका। आर्मर या शील्ड के रूप में 30% अतिरिक्त डैमेज रिडक्शन।
पंख या किसी व्हीकल के रूप में स्पीड 50% बढ़ जाती है और नीचे मौजूद दुश्मनों को लगातार बर्न डैमेज होता है। दूसरी, सीड ऑफ डार्कनेस, एक डार्क बीज जो दुश्मन के शरीर में बोया जा सकता है। 3 सेकंड बाद फटता है और टारगेट की खोई हुई लाइफ के 15% के बराबर चेन डैमेज देता है। अगर टारगेट मर जाए तो उसकी लाश बुरी ऊर्जा का स्पोर बन जाती है जो आसपास के दुश्मनों को नुकसान पहुंचाती है। डार्क ईविल एनर्जी किंतियान के पूरे शरीर में बह गई। नाइट डेमन किंग और डेसोलेट बैटल बॉडी से उसकी फिजिक पहले ही काफी मजबूत हो चुकी थी, इसलिए इस टैलेंट से सीधी ताकत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन नेगेटिव स्टेट्स के खिलाफ रेजिस्टेंस ने डेसोलेट बैटल बॉडी को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। जहां तक एक्टिव टैलेंट की बात थी, अगर वो ईविल एनर्जी दिखाना नहीं चाहता और एम्पायर की सजा बुलाना नहीं चाहता तो दूसरों के सामने इसका यूज मुश्किल था। वैसे फंसाने या धोखा देने के लिए ये टैलेंट कमाल का था। किंतियान मन ही मन मुस्कुराया। नए